ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सी को, जो कि टेडी बेयर बन के फ्लायर्स बांट रही थी। अभी वो एक न्यूज देखती है, जिसके बाद वो पहुंच जाती है अपने पापा और अपनी बहन युनजू के पास और उन्हें उस न्यूज के बारे में बताती है कि हीगो मीडिया का नया सीईओ शुनो सारी सब्सिडियरी कंपनीज को डिसमिस करने वाला है जो पैसे नहीं कमाते हैं, और उनकी कंपनी उन्हीं में से एक है जिसने इतने सालों में एक भी पैसा नहीं कमाया हो। पर सी के फादर मिस्टर ली उस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि युनजू का एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था। शुनो भी मैच देखने के लिए आया था, पर वो 3 मिनट के बाद ही वहाँ से चला जाता है और सी भी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलती है। तभी वो देखती है शुनो के ऊपर एक होर्डिंग गिरने वाला था, तो वो उसे पीछे खींच लेती है, इसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो शुनो उसे थैंक यू कहता है। तभी उसका लॉयर फ्रेंड यानशिन आता है, उसे उठाता है। तो सी भी शुनो को पहचान जाती है, तो वो उसे अपना इंट्रो देती है, अपनी कंपनी मैड टाइगर की काफी तारीफ करने लग जाती है। तो सी उसे बताती है कि वो मैड टाइगर की बहुत ही बड़ी फैन है और मैड टाइगर किक बॉक्सिंग क्लब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर शुनो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है। पर सी फिर भी बाहर से ही मैड टाइगर की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। पर शुनो कहता है कि मैड टाइगर ने अभी तक एक भी पैसा नहीं कमाया है, इसलिए अब वो मेरे कोई काम की नहीं है। शुनो जिम को बकवास भी कहता है। सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर शुनो उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि शुनो मैड टाइगर को 3 दिन के अंदर डिसमिस करना चाहता है, क्योंकि 3 दिन बाद मैड टाइगर हमेशा के लिए मिस्टर ली की हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर ली के पास एग्रीमेंट है जिसके हिसाब से 15 साल बाद मैड टाइगर मिस्टर ली की हो जाएगी, और 3 दिन बाद 15 साल कंप्लीट हो रहा था। तो यानशिन उसे एडवाइस देता है कि उसे मैड टाइगर किक बॉक्सिंग टीम को रखना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। पर शुनो मना कर देता है, क्योंकि उसे वायलेंस पसंद नहीं। तो रात को सी अपनी फैमिली के साथ इस बारे में बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ जीशा आता है, जो हीगे मीडिया में ही काम करता है, और वह मिस्टर ली से उस एग्रीमेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने आज ऑफिस में शुनो को इस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। तो जीशा उन्हें बताता है कि इस एग्रीमेंट की मदद से मैड टाइगर हमेशा के लिए मिस्टर ली की हो जाएगी। तो सी सोचती है कि इस एग्रीमेंट की मदद से वो शुनो को कन्विंस कर लेगी। तो अगले दिन शुनो ऑफिस आता है, वहाँ उसे प्रेस वाले घेर लेते हैं एंड उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। प्रेस वाले तो उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ शी आ जाती है और शुनो को वहाँ से भगा कर ले जाती है एंड अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसे ले जा रही थी, पर रास्ते में वो लोग गिर जाते हैं। शी शुनो के ऊपर होती है, तो शुनो उसे उठने के लिए कहता है, पर शी उठती नहीं, उसे अपना इंट्रो फिर देती है एंड उसे कहती है, मैंने ये दूसरी बार आपको बचाया, तो मैं आपकी सेवियर हूँ। तो शुनो उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये मेरे ऊपर चढ़ के बोलना जरूरी है। तो सी उठ जाती है। तो शुनो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो सी उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना आप मैड टाइगर को डिसमिस करने वाले हैं, जबकि उनके पास चेयरमैन के साथ हुई गिफ्ट एग्रीमेंट भी है। तो सी कहती है, आप चिंता मत करिए, चेयरमैन का बेटा मैड टाइगर को सीज नहीं कर पाएगा। तो शुनो पूछता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, मैंने तो अभी तक पब्लिक को बताया ही नहीं कि मैं मैड टाइगर को डिसमिस करने वाला हूँ, फिर तुम्हें ये कैसे पता। तो सी कहती है, मैं मैड टाइगर की एक बहुत ही बड़ी फैन हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता होता है। तो शुनो उसके क्लोज जाकर कहता है, पर कंपनी ने तो अभी तक अनाउंस ही नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला। तो सी उसे पीछे धकेल देती है, कहती है, मैं रियल कॉम्बैट में रेड बेल्ट हूँ। तो शुनो उसका हेलमेट फेंक कर वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन वुडोंग मिस्टर ली से मिलने के लिए आता है, जहाँ मिस्टर ली उसे गिफ्ट एग्रीमेंट वापस कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन से प्रॉमिस किया था कि वो मैड टाइगर को ट्रेन करके चैंपियनशिप भी जीतेंगे। पर मैड टाइगर टीम की हालत खराब होते जा रही है, इसीलिए उन्होंने जिम वापस करने का फैसला किया। इधर यानशिन शुनो को एक बॉडीगार्ड हायर करने का एडवाइस देता है, पर शुनो कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यानशिन उसे फिर से एक बार मैड टाइगर टीम को रखने के लिए कहता है, पर शुनो मना कर देता है, कहता है कि मैड टाइगर जिम की जगह पर अगर उन्होंने वहाँ मॉल बनाया तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इधर सी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर कर रही थी एंड शुनो से मैड टाइगर को बचाने के बारे में ही सोच रही थी। तभी जीशा उन्हें बताता है कि शुनो एक बॉडीगार्ड हायर करने वाला है, तो वो उनमें से किसी को शुनो के बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए कहता है। किसी के पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करना होता है। तो सी कहती है कि वो बनेगी, पर सभी लोग उसको मना कर देते हैं, क्योंकि सी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, इसलिए वो किसी पर हाथ ही नहीं उठा पाएगी। पर सी डिसाइड कर लेती कि वो मैड टाइगर को बचाने के लिए शुनो के बॉडीगार्ड पोजीशन के लिए अप्लाई करेगी, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है शुनो के क्लोज रहकर वो आगे क्या करने वाला है ये जानने का। तो वो अपने फ्रेंड से बात करती है, उन्हें मना लेती है। तो कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो पहुंच जाती है बॉडीगार्ड सिलेक्शन में। तो शुनो सभी कैंडिडेट्स को 3 मिनट का टाइम देता है, उसे ये प्रूव करके दिखाने के लिए कि जब वो खतरे में होगा तो वो लोग उसकी जान बचा सकेंगे। तो इस टेस्ट में सी पास हो जाती है। इसके बाद शुनो उसे भगाने के लिए उसे डराने की कोशिश करता है कि उसके लाइफ में बहुत ज्यादा खतरा है, और अगर वो उसकी बॉडीगार्ड बनेगी तो उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। तो सी कहती है, उन्हीं खतरों से बचाने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। तो शुनो कहता है, मुझे किसी लड़की की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इस पर सी कहती है, मैंने तो ऑलरेडी आपको तीसरी बार बचाया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी किस्मत में ही लिखी हुई है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। तो यानशिन भी शुनो से कहता है कि इसने तुम्हारे टेस्ट को पास कर लिया, इसलिए तुम्हें इसे बॉडीगार्ड हायर कर लेना चाहिए। तो शुनो उसे अपने कुछ रूल्स बताता है और कल से ही काम पे आने के लिए कहता है, पर सी कहती है कल उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो परसों आएगी। तो शुनो के कुछ कहने से पहले ही यानशिन हाँ कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं शुनो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है एंड हमें यहाँ पता चलता है कि शुनो किसी भी इमोशन को फील नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्रेन वेव साइकोथेरेपी करवाता था। पर 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी वो एक भी इमोशन फील नहीं कर पाया, इसलिए वो थेरेपी बंद करवा रहा था। तो शुनो डॉक्टर से कहता है कि वो उस साइकोलॉजी वॉलंटियर को
पर्सनली थैंक यू कहना चाहता है जो उसकी ट्रीटमेंट में मदद करता था। पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने प्राइवेसी एग्रीमेंट साइन किया है। पेशेंट और वॉलंटियर एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, ना ही दोनों एक दूसरे की असली आवाज सुन सकते हैं, इसीलिए ट्रीटमेंट के वक्त भी दोनों की आवाज बदल दी जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो साइकोलॉजी स्टूडेंट वॉलंटियरिंग कर रही थी वो और कोई नहीं सी थी, क्योंकि सी का एम्पैथी लेवल यानी कि दूसरों के इमोशंस को फील करने का लेवल 100% था, वहीं शुनो का 0। इसीलिए डॉक्टर को लगा कि शायद शी शुनो के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। तो आज शुनो का आखिरी ट्रीटमेंट सेशन था जिसमें शी उसकी मदद कर रही थी। तो सी उसे हंसने और गुस्सा करने के बारे में बता रही थी, पर तभी उनके ट्रीटमेंट मशीन में कुछ एरर आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही ट्रीटमेंट रोकना पड़ता है। पर इसकी वजह से दोनों के सर में काफी दर्द होने लगी। शुनो से पूछने जाती कि क्या उसे डर लग रहा है। शुनो कहता है डर क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे कभी फील ही नहीं किया। तो सी उसे सॉरी कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, पर शुनो उसे थैंक यू कहता है उसकी इतने दिनों की मदद के लिए। इसके बाद हम देखते हैं शुनो कार का वेट कर रहा था, तभी सी उसके सामने से पार हो जाती है और चलते चलते उसका सर एक पोल से टकराता है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और वो आराम से वहाँ से चली जाती है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं शुनो के सर में दर्द होता है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज से उसका सर टकराया हो, पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके सर में क्या लगा। तो यानशिन कार लेकर आता है और वो लोग घर चले जाते हैं। रात को उसे अपनी मॉम के एक्सीडेंट का सपना आता है जिसमें उनकी डेथ हो गई थी और शुनो की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तभी एक लड़की वहाँ आ जाती और उसके हाथ में एक लकी ब्रेसलेट बांध देती है और उसे हिम्मत देती है। पर शुनो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। जिसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। सी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करने के बाद उन्हें नीचे आने का ग्रीन सिग्नल देती है। तो शुनो बाहर आते वक्त शीशे में देखकर स्माइल करने की कोशिश करता है, पर उससे स्माइल होता ही नहीं। जिसके बाद वो कार के पास आता है जहाँ शी फुल बॉडीगार्ड वाले कपड़े पहनकर रेडी थी। तो शुनो आकर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे ड्रेसअप होने के लिए किसने कहा। तो सी कहती है पर मूवीज में तो बॉडीगार्ड्स ऐसे ही ड्रेसअप होते हैं। तो शुनो उसे कहता है तुम तो खुलेआम चोर डाकुओं को इनवाइट कर रही हो और तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस से उन्हें बता रही हो कि मेरा बॉस बहुत ज्यादा रिच है, तो आओ और इन्हें लूट लो। शुनो उसे ड्रेस चेंज करके आने को कहता है। तो शी कार से अपनी एक्स्ट्रा ड्रेस निकालती है और शुनो को कार से निकलने के लिए कहती है ताकि वो अंदर बैठकर ड्रेस चेंज कर सके। तो शुनो उसे कहता है कि बॉस तुम हो या फिर मैं जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। इस पर सी कहती है फिर ठीक है मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ। ये कहकर सी अपने सूट के बटन्स खोलने लग जाती है। तो एट लास्ट शुनो उसे रोकने को कहकर बाहर आ जाता है। देन उसकी ड्रेस चेंज करने के बाद वो लोग ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस में यानशिन सभी से सी को इंट्रोड्यूस करता है, पर किसी को बिलीव नहीं होता कि ये लड़की मिस्टर शू की बॉडीगार्ड है। तो यानशिन सभी के सामने शी को कुछ मूव्स दिखाने के लिए कहता है, पर शी कहती है वो अपने लोगों पर हाथ नहीं उठाती। तो यानशिन एक मैगजीन से उसके सर पे मारता है, पर हम देखते हैं दर्द शुनो को होता है और इधर शी के रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से यानशिन को एक लात पड़ती है। तो वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर शुनो बाहर आता है और वो आकर शी को डांटने लग जाता है कि मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड हायर किया है अपने लॉयर को मारने के लिए नहीं। तो शी कहती पर इन्होंने मुझे पहले मैगजीन से सर पे मारा, मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं मारा, वो तो मेरे रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से मेरा पैर उठ गया। शुनो मैगजीन उठाकर उससे पूछता है उसने तुम्हें कहाँ मारा। तो सी उसे सर के उसी साइड दिखाती है जिस साइड शुनो को थोड़ी देर पहले दर्द हुआ था। शी कहती है वैसे तो मुझे दर्द नहीं हुआ, पर फिर भी मेरा पैर चल गया। तो शुनो उसे कंफर्म करता है कि क्या तुम्हें सच में दर्द नहीं हुआ। देन वो मैगजीन उठाकर खुद के सर में मारता है। उन्हें कहता है पर मुझे तो दर्द हुआ। ये देखकर यानशिन और सी दोनों चौंक जाते हैं। देन शुनो यानशिन से कहता है चल तू मेरे सर पे मार जैसा तूने इसके सर में मारा। यानशिन तो मना कर देता है। देन वो उसे कहता है चल तू फिर शी के सर पे वापस से मार जैसा तूने उसे थोड़ी देर पहले मारा। तो शुनो की पागलपंती देखकर यानशिन उसे उसके केबिन के अंदर ले जाता है एंड उसे कहता है कि मुझे पता है तुझे बुरा लगा कि उसने मुझे सभी सामने मारा, पर इसके लिए तुझे उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुनो कहता है मुझे तेरे लिए कोई बुरा नहीं लगा। तो यानशिन पूछता है फिर तू उसे मारना क्यों चाहता था, जिस पर शुनो उसे कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद शुनो बाहर आता है एंड सी को देखता है तो वो उसके पास जाकर उससे कहता है ओए शी क्या तुमने मुझ पे कोई जादू टोना किया है, जैसे अगर तुम्हें चोट लगे तो दर्द मुझे हो। तो सी हंसते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने चाइल्डिश हैं, आपने अभी एक रोमांस नोवेल के हीरो की तरह बात किया। सुनकर शुनो वहाँ से जाने लगता है तो शी उसका हाथ पकड़ती है। देखकर शुनो उसे घूरता है। शी उसका हाथ छोड़ देती है। उसे कहती है कि आपको नहीं लगता कि सुबह से आपने एक बार भी नहीं मुस्कुराया है। आज मेरा काम में पहला दिन है, इसलिए आपकी स्माइल मेरे लिए एनकरेजमेंट होगी। तो शुनो कहता है तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ऐसा कुछ डिमांड कर सकती हो। एंड देन उसके करीब जाकर कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे करीब भी मत आ और मुझे टच करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी सैलरी से 1000 युआन डिडक्ट कर लूंगा। ये कहकर शुनो वहाँ से चला जाता है। तो रात को सी अपनी फ्रेंड लिनवेन के साथ किक बॉक्सिंग का एक मैच खेलती है जिसमें सी को बहुत सारे पंचेस पड़ते हैं। उसका असर हो रहा था हमारे शुनो पर, क्योंकि लिनवेन एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर है तो वो सी को उसके अटैक्स रोकने का मौका ही नहीं देती एंड उस पर पंचेस की बरसात कर देती, जिससे सी को तो कुछ होता नहीं पर शुनो की हालत खराब हो जाती है। तो अगली सुबह सी शुनो को कॉल करती है, पर शुनो तो कल की मार
मार की वजह से जमीन पे पड़ा हुआ था। तो काफी टाइम से जब वो उसका कॉल पिक नहीं करता तो शी खुद उसे बुलाने के लिए उसके घर के अंदर जाती है, जहाँ वो उसे बेहोशी की हालत में देखती है। तो वो यानचिन को कॉल करती है एंड उसे मिस्टर शू के बारे में बताती है। तो यानचिन उसे कहता है कि तुम उसे होश में लाने के लिए उसे CPR या फिर रेस्क्यू ब्रेथ दो, देन अगर वो नहीं मरा तो मुझे कॉल मत करना। तो शी शर्माते हुए उसे माउथ टू माउथ ब्रेथ देने जाती है। तभी शुनो को होश आ जाता है और वो उसे पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से शी का बैग टेबल से टकराता है, पर उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता, उल्टा दर्द तो शुनो के पीठ में बहुत ही जोर से होता है। तो शी उससे पूछने जाती है कि उसे क्या हुआ। शुनो कहता है तुम दूर रहो, मेरे पास बिल्कुल मत आना। देन उससे पूछता है क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तुम्हारी पीठ पे इतनी जोर से लगा। पर शी कहती है दर्द मुझे क्यों होगा। इसके बाद शी उसे मेडिसिन लगाने के लिए जाती है। तो वो शुनो के हाथ पैर में टच करने लगती है। तो शुनो पूछता है तुम यहाँ मेडिसिन लगाने आई हो तो मुझे टच क्यों कर रही हो। शी कहती है मुझे कंफर्म तो करना होगा कि आपको कहाँ चोट लगी है, पर शी को कोई भी चोट का निशान नहीं दिखता। जब वो उसके हाथ को टच करती है तो शुनो को दर्द होता है। शी कहती है मैंने अभी तक आपको मेडिसिन नहीं लगाया, आपको दर्द कैसे हो रहा है। देन वो अपने हाथ में लगी चोट दिखाती है और उसे कहती है मैंने तो मेडिसिन भी नहीं लगाई पर मुझे तो अभी भी दर्द नहीं हो रहा है। तो उस चोट को देखने के बाद शुनो उससे पूछता है तुम आखिर कल रात क्या कर रही थी जो तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी। तो वो बहाना मार देती है कि एक सपने के चक्कर में वो नीचे गिर गई थी। देन वो शुनो के हाथ में मेडिसिन लगाती है। देन वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कल रात कोई फाइट नहीं की। शी कहती है नहीं तो मैं काम के बाद सीधे जाकर सो गई थी। तो शुनो उसे कहता है मेरी आंखों में देख के बताओ क्या तुमने सच में कल फाइट नहीं की। शी थोड़ी नर्वस होते हुए कहती है नहीं। तो शुनो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। देन वो उसे कुछ बताने ही वाला था पर नहीं बताता। तभी शी को कुछ याद आता है और वो उससे वॉशरूम के बारे में पूछती है। देन वॉशरूम की तरफ भाग कर जाती है। जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि शुनो के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि इस बार शी के पीरियड्स का दर्द शुनो को हो रहा है। तो शी उसे चेक करने आती है। शुनो कहता है तुमने आज मुझे इनडायरेक्टली किस किया, मेरे बॉडी को टच किया, तो मैं उन सब का पैसा तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। तो शी कहती है आपको इतना दर्द हो रहा है पर फिर भी आपको पैसे की ही पड़ी हुई है। तो शी डॉक्टर को कॉल करके जल्दी से एम्बुलेंस भेजने को कहती है। देन हॉस्पिटल में सी जब डॉक्टर से उसके सिचुएशन के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसा अजीब केस उन्होंने कभी नहीं देखा। उसके पेट और इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी उसे पेट में तो कभी पीठ में उसे दर्द होने लगता है एंड उसके इस मिस्टीरियस दर्द के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। इसके बाद शी अंदर जाती है और उससे दर्द के बारे में पूछने लग जाती है। तो शुनो उसे अपने दर्द के बारे में बताता है एंड शी समझ जाती है कि उसका दर्द पीरियड्स के दर्द के जैसा है। तो वो भाग कर सुपरमार्केट जाती है, वहाँ से कुछ सामान लाकर शुनो को पिलाती है एंड उसे एक मेडिसिन भी देती है। जिसके बाद वो उसके पेट को ढक देती है और उसे बताती है कि उसका दर्द बिल्कुल पीरियड्स के दर्द के जैसा है एंड शुनो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मिस्टर शू क्या आपका भी पीरियड्स चल रहा है। शुनो तो सुन के शॉक्ड रह जाता है। देन उससे पूछता है क्या तुम्हारा पीरियड्स चल रहा है एंड वो क्या आज सुबह था। तो उसी गुस्से से उससे कहती है कि आप मुझसे ऐसे प्राइवेट सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देन वहाँ से जाने लगती है। तो शुनो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। तो दोनों क्लोजर जाते हैं। पास वाले बेड के पेशेंट उन्हें देख रहे थे तो शी जल्दी से उठ जाती है। जिसके बाद भी शुनो बस उससे पीरियड्स के बारे में पूछे जा रहा था। देन उससे पूछता है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। शी कहती है हाँ ये तो अजीब है, मुझे तो दर्द होना चाहिए। पर शुनो को तो सब कुछ समझ में आ रहा था। तो वो शी को खींच के बेड पर लिटाता है एंड उसे खींच के एक पंच मारने जा ही रहा था कि बगल वाले पेशेंट उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो शुनो शी के गालों को जोर से पिंच करता है पर दर्द उसे ही होता है और शी तो शर्माने ही लग जाती है। तो वो उठकर वहाँ से भाग जाती है। पर शुनो के चिक्स बहुत दर्द कर रहे थे। तो शी ये सोच कर शर्माने लग जाती है कि क्या वो मुझे पसंद करता है। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं। तो बाहर शी देखती है कि बच्ची का बलून एक पेड़ में फंस गया था। तो ये देखकर उसे रहा नहीं जाता एंड वो पेड़ पे चढ़ जाती है बलून उतारने के लिए। पर बलून उतारते हुए उसके हाथ में खरोच लगती है पर दर्द होता है शुनो को। तो वो चिल्लाते हुए आता है सी संभाल के। सी पेड़ से गिरने वाली थी पर शुनो उसे कैच कर लेता है। तो सी हंसते हुए से कहती है मिस्टर सू आप इतने काइंड हार्टेड कब से हो गए। तो शुनो उसे नीचे उतार देता है। देन शी उसके पीछे जाती है। तो शुनो उसे अपना हाथ दिखाने को कहता है। देन वो उसे उसका चोट दिखाकर उसे डांटने लग जाता है कि अच्छा हुआ ये तो सिर्फ खरोच है, पर अगर तुम गिर जाती तो पता है कितना दर्द होता। सी तो शर्माने ही लग जाती है। शर्माते हुए उससे पूछती है मुझे कैसे दर्द होता, आपने तो मुझे कैच कर लिया था। देन कहती है बॉस क्या आपको मेरी चिंता हो रही है। शुनो कहता है बिल्कुल नहीं। तो सी कहती है पर आप अचानक मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं जब मुझे डर नहीं है मेरे चोट लगने का। इस सुन के शुनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे अपने साइकोलॉजी वॉलंटियर की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो पास ही में तुम किसी टेबल पे या फिर किसी दीवार पे बहुत ही जोर से मुक्का मार देना। तो शुनो सी की तरफ बढ़ता है एंड उसे एक पेड़ के पास ले जाता है। पेड़ पे बहुत ही जोर से मुक्का मारता है एंड कहता है मैं तुम्हारी चिंता क्यों करता हूँ क्योंकि तुम्हारा दर्द मुझ में ट्रांसफर हो गया है। सी को तो कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछती है क्या बॉस आप मुझसे गुस्सा है। शुनो कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा एंड मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ किसी को भी बचाने के लिए खुद को हर्ट कभी मत करना एंड अपनी बॉडी के साथ तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। और अच्छा होगा अगर तुम्हें पीरियड्स का दर्द ना हो। तो यार अगर कोई ऐसा कहेगा तो लड़की क्या समझेगी। सी कहती मैं तो जस्ट आपकी बॉडी गार्ड हूँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो मेरे दर्द से आपका क्या लेना देना है। तो शुनो कहता है लेना देना है, अगर तुम्हें दर्द हुआ तो मुझे भी दर्द होगा। सी तो फुल इम्प्रेस हो जाती है। वो शुनो के चेस्ट में हाथ रखकर पूछती है क्या आपके दिल में दर्द हो रहा है। शुनो उसे हाथ हटाने को कहता है। देन सी पूछती है बॉस क्या आप मुझे पसंद करते हैं। तो शुनो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो सी चली जाती है और देखते हैं शुनो कंपनी के एक मेजर शेयर होल्डर से उसके शेयर्स खरीदने के लिए आता है।
जिसके बारे में चेयरमैन को पता चलता है, पर वो तो फुल कॉन्फिडेंट थे कि शुनो उसे शेयर्स नहीं ले पाएगा। इसके बाद शुनो वॉशरूम में होता है और बाहर सी खड़ी होती है। तभी एक बच्चे से सी के पैर में लग जाती है, जिसका दर्द शुनो को होता है, तो वो चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सी भागते हुए वॉशरूम के अंदर आ जाती है एंड शुनो जल्दी से जिप लगाने जाता है, पर उस चक्कर में जिप ही टूट जाती है। सी उसके पास अगर पूछते है कि क्या आपको चोट लगी है, शुनो कहता है मेरा जिपर टूट गया। तभी वॉशरूम में यानशिन भी पहुंच जाता है और उन्हें इस हालत में देख लेता है, तो शी वहाँ से भाग जाती है। इधर युनजू के चैंपियनशिप जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन हो रही थी, पर वो सभी काफी देर से सी का वेट कर रहे थे। पर हम देखते हैं युनजू बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। जिसके बाद सी आती है, तो युनजू ये कहकर चली जाती है कि जिसका आप लोग वेट कर रहे थे वो आ गई, तो मैं अब जा रही हूँ आराम करने के लिए। इधर हम युनजू को देखते हैं जो कि इसी सोच में थी। हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसे ब्लैक ड्रैगन टीम के कोच ने ऑफर दिया था उनके टीम को ज्वाइन करने का, जहां उसे बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी एंड उसे आगे बढ़ने का भी बहुत सारा चांस मिलेगा। एंड यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि युनजू मिस्टर ली की अडॉप्टेड बेटी है। तो सी जब रूम के अंदर आती है तो उसे अपनी जगह पर युनजू का ब्रेसलेट मिलता है। तो युनजू से कहती है कि तुम इसे रख लो क्योंकि तुम्हारा वाला खो गया है, और वैसे भी ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था, ये मेरे लिए तो नहीं था। तो सीन यहीं पे कट होता है। अगले दिन सी जॉगिंग के लिए जाती है एंड एक फाउंटेन के पास आकर रुकती है। उसमें विश करने के लिए वो एक कॉइन ढूंढती है, पर उसे कॉइन नहीं मिलता। तो वो अपनी लकी ब्रेसलेट ही पानी में फेंक कर विश करती है मैड टाइगर टीम और युनजू के लिए। जिसके बाद उस फाउंटेन के पास शुनो और यानशिन भी पहुंचते हैं। यानशिन शुनो से विश करने को कहता है, पर वो मना कर देता है। तो यानशिन विश करता है। तभी शुनो की नजर पड़ती है उस ब्रेसलेट पर, तो वो उसे निकालने के लिए पानी में घुस जाता है। उस ब्रेसलेट को लेकर वो आसपास के लोगों से पूछने चला जाता है कि ये ब्रेसलेट उनका है या नहीं, पर उसे पता नहीं चलता क्योंकि सी तो वहाँ से जा चुकी थी। जब वो घर आता है तो हमें पता चलता है कि उसके पास भी ऐसा ही एक ब्रेसलेट है, जो कि 3 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उस लड़की ने उसके हाथ पे बांधा था। इसका मतलब है वो लड़की सी थी जिसने उसके एक्सीडेंट के टाइम उसे हिम्मत दी थी। हमें पता चलता है कि शुनो 3 साल से उस लड़की को ढूंढ रहा है। तो अगले दिन चेयरमैन वुडोंग शुनो को कंपनी का जनरल मैनेजर देते हैं, पर शुनो उसे मना कर देता है। इसके बाद शुनो सी के साथ कैफेटेरिया जाता है, जहाँ जीशियाओ सी को देख लेता है। तो वो सी से बात करने के लिए आता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सी कहती वो यहाँ काम करती है और शुनो की असिस्टेंट है। जीशियाओ कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो। देन वो मिस्टर ली के बारे में पूछने ही जा रहा था, पर सी उससे पहले ही उस पर कॉफी फेंक देती है। उसे कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहे कहीं भी काम करूं। देन उसे खींच के बाहर ले जाती है, जहां वो उससे माफी मांगती है और सारी बातें समझाती है। एंड उसे ये बात उसके पापा को बताने से मना कर देती है। साथ में ये भी कहती है कि ऑफिस में वो उससे ज्यादा बात ना करे। तो अगले दिन जीशियाओ और युनजू घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ जीशियाओ युनजू के हाथ में उसका लकी ब्रेसलेट नहीं देखता, तो वो उसके बारे में पूछता है। तो युनजू बताती है कि वो घर में भूल गई है। जीशियाओ उसे कहता है तुम भी सी की तरह अपना ब्रेसलेट गुमा मत लेना। तो युनजू सी को टेक्स्ट करके वो ब्रेसलेट वापस करने के लिए कहती है। तो सी ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए फाउंटेन की तरफ भागती है एंड शुनो भी ब्रेसलेट को वापस से फाउंटेन वाटर में डालने के लिए आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस लड़की की विश पूरी ना हो। तो सी ब्रेसलेट ढूंढने लग जाती है जिस तरफ उसने फेंका था एंड फाउंटेन की दूसरी तरफ शुनो उस ब्रेसलेट को पानी में डाल के चला जाता है। तो सी जब ब्रेसलेट ढूंढते हुए फाउंटेन की दूसरी तरफ पहुंचती है तो उसे वो ब्रेसलेट मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जीशिया और युनजू बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ युनजू जीशियाओ से पूछती है कि अगर उसने एक दिन मैड टाइगर को छोड़ दिया तो क्या फिर भी वो लोग ऐसे बैठकर साथ में खाना खा सकते हैं। तो सीन यहीं पे कट होता है। जिसके बाद युनजू जिम वापस आती है, जहाँ मिस्टर ली उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। तो युनजू उनसे कहती है कि उसे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, वैसे भी यहाँ कोई भी उसके बराबर का नहीं है, तो इनके साथ प्रैक्टिस करके क्या फायदा है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों में फाइट शुरू होती है। सी भी वहाँ पहुँचती है, पर युनजू मिस्टर ली से हार जाती है। जिसके बाद सी युनजू के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है कि उसने डैड का मान रखा एंड वो जानबूझकर उनसे हार गई, वरना तो ये मैच युनजू ही जीतती। एंड उसे ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि युनजू उसकी मॉम का दिया हुआ सबसे प्रीशियस गिफ्ट है उसके लिए, एंड चाहे कुछ भी हो वो सभी हमेशा एक फैमिली रहेंगे। सो अगले दिन ऑफिस में चेयरमैन वुडोंग बोर्ड मेंबर्स के सामने शुनो को डिसमिस करने का प्रपोजल रखते हैं। उस पर ये आरोप लगाकर कि वो कंपनी को छीनना चाहता है, पर तभी शुनो भी वहाँ पहुँचता है एंड वो सबके सामने चेयरमैन वुडोंग को ही डिसमिस करने का एंड उसे उनकी जगह पर चेयरमैन बनाने का प्रपोजल बोर्ड मेंबर्स के सामने रखता है। चेयरमैन वुडोंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई राइट ही नहीं है मुझे डिसमिस करवाने का प्रपोजल देने का। तो यानशिन उसे बताता है कि अब मिस्टर शू कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं, इसलिए वो चेयरमैन को हटाने का भी प्रपोजल रख सकते हैं। एंड शुनो सभी को ये भी बताता है कि चेयरमैन वुडोंग ने कंपनी की कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो वो चेयरमैन से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि ये बात पब्लिक को पता चले, क्योंकि बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं। एंड देन उसके पास जाकर कहता है कि इस दुनिया में कुछ लोग सुपीरियर बनकर ही पैदा होते हैं, सो कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास हजारों तरीके हैं आपको कंपनी से निकालने का। देन हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शुनो के फादर ने मिस्टर वुडोंग से लोन लेकर कंपनी खोली थी, पर टाइमली वो उन्हें पे बैक नहीं कर पाए थे। पर लोन चुकाने के लिए शुनो के फादर ने उनसे काफी रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें 1 महीने का और टाइम दिया जाए, पर चेयरमैन वो नहीं माने और उनसे कंपनी को बेचने के लिए कह दिया। तो अब प्रेजेंट में शुनो मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि मिस्टर वुडोंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर
अब शुनो चेयरमैन होगा। तभी हम देखते हैं पास ही में खड़ी सी को अचानक डर, सैडनेस और पेन फील होने लगता है एंड सी को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं युनजू ब्लैक ड्रैगन टीम ज्वाइन कर लेती है एंड उनकी तरफ से दिए हुए अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो जाती है। तो ये जानने के बाद डैड एंड सी सैड होते हैं। सो अगले दिन से ही शुनो उन सभी कंपनीज को डिसमिस करने में लग जाता है जो पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। पर उन्हें डिसमिस करने से पहले वो सभी को 3 मिनट का टाइम दे रहा है उसे ये समझाने के लिए कि उनकी कंपनी को क्यों डिसमिस ना किया जाए। एक सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर शुनो पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है एंड वो उस पर गमले से हमला भी करने जाता है, पर उसके आगे सी आ जाती है तो शुनो सी को बचाता है एंड उन दोनों के आगे यानचिन आ जाता है, इसीलिए यानचिन को चोट लगती है। जिसके बाद सी शुनो से कहती है कि उसे उन सभी को एक और चांस देना चाहिए। तो शुनो उसे भी 3 मिनट का टाइम देता है और उसे कहता है कि तुम इन 3 मिनट में अगर उन्हें मुझे क्यों एक और चांस देना चाहिए ये बता दिया तो मैं उनके बारे में एक और बार सोचूंगा जरूर। पर सी कुछ भी उसे बता नहीं पाती। तो शुनो जाने लगता है तो सी उससे कहती है कि तुम्हारे इस 3 मिनट की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की फैमिली बर्बाद हो सकती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हो? ये सुनकर शुनो को काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम मेरे नजरों के सामने से चली जाओ वरना सबसे पहले मैं तुम्हें फायर करूंगा। तो यानचिन सी को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं शुनो ने एक एम्प्लॉय को काम से निकाला था। तो वो एम्प्लॉय उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है उसे दोबारा काम पे रखने के लिए, पर शुनो नहीं मानता। अपनी कार में आकर बैठता है एंड साथ में उसकी मॉम भी थी। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए, जिसके लिए शुनो मान जाता है। पर बाहर जाकर उसे ये बात कहने से पहले ही वो आदमी अपनी कार से शुनो की कार को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से शुनो की मॉम की डेथ हो जाती है। तो शुनो के हर काम 3 मिनट में करने का रीजन भी यही है, क्योंकि उस आदमी से मिलने के बाद वो बस 3 मिनट तक अपनी कार में अपनी मॉम के साथ था एंड वो तो उस आदमी को एक दूसरा चांस भी देना चाहता था। पर उसी 3 मिनट में उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को खो दिया, यानी कि उसकी मॉम को। एंड तभी से वो किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाता। इधर यानशिन भी सी को शुनो के 3 मिनट में हर चीज करने के रीजन के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद सी तो रोने ही लग जाती है। जिसके बाद शुनो यानशिन से इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए कहता है कि आखिर कैसे सी ने उसे होने वाले दर्द को शुनो में शिफ्ट कर दिया। यानशिन को ये सुन के तो बिलीव ही नहीं होता। तो शुनो उसे कहता है तूने जब सी के सर पे मैगजीन से मारा था तो उस दर्द उसे नहीं बल्कि मुझे हुआ था। यानशिन को तो बिलीव नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि तुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, चल तुझे मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। देन वो शुनो के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तो शुनो डॉक्टर को भी अब तक हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है, पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी इमोशंस को फील करना चाहती है। तो शुनो डॉक्टर को और कुछ भी नहीं कहता। देन उठकर वहाँ से जाने लगता है। यानशिन से सी को फायर करने के लिए कहता है, क्योंकि जब से वो उसकी बॉडीगार्ड बनी है तभी से उसके साथ ये सब हो रहा है। तो यानशिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे बस हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो शुनो से कहता है मैं कुछ भी कहूँ तू बिलीव नहीं करने वाला है ना। तो यानशिन कहता है ठीक है मैंने मान लिया, बट अगर तूने उसे फायर कर दिया एंड अगर उसे चोट लगी तो दर्द तो तुझे ही होगा, इसलिए तेरे लिए यही अच्छा होगा कि वो तेरे करीब ही रहे, जिससे वो हमेशा तेरे आंखों की सामने रहेगी तो उसे चोट कैसे लगेगी। यानशिन को मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि शुनो के अगेंस्ट में 3 आर्टिकल्स पब्लिश किए, इसलिए यानशिन उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए मैड टाइगर जिम के रिकंस्ट्रक्शन प्लान को रोकना होगा। पर शुनो कहता है वो जिम को खाली करवाने के लिए एक टीम को लेकर जाएगा। इधर सी जीशाओ के साथ लंच पे आई थी, जहाँ दोनों शुनो के बारे में ही बात कर रहे थे। जीशाओ कहता है कि शुनो बहुत ही ज्यादा हार्टलेस है, इसलिए उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वो सी को रिजाइन करने के लिए कहता है, पर सी कहती है कि अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो मैड टाइगर को बचाने का आखिरी चांस भी चला जाएगा, और वैसे भी मुझे अपने लिविंग के लिए जॉब तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि पापा की भी एज हो गई है एंड युनजू भी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना होगा, वरना क्या तुम सारी जिंदगी मुझे खिलाओगे। तो जीशाओ कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीशाओ के हाव भाव से हमें समझ में आ जाता है कि वो सी को पसंद करता है, पर सी उसके इस बात को मजाक में उड़ा देती है। इधर शुनो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है मैड टाइगर जिम। तो मिस्टर ली उससे बात करने के लिए आते हैं। तो शुनो ने कहता है कि अब तो आपके पास चैंपियन भी नहीं रही, क्योंकि युनजू तो दूसरी टीम चली गई, इसलिए चैंपियनशिप जीतने का चांस तो गया आपका, इसलिए चैंपियनशिप जीतने का जो ड्रीम है आपका उसे तो आपको भूल जाना पड़ेगा। तो लिनवेन आकर शुनो से बात करने लग जाती है। यानशिन को पहली नजर में ही लिनवेन पसंद आ जाती है। देन वो सभी को बताता है कि इस जिम की जगह पर अब एक शॉपिंग मॉल बनेगा, क्योंकि मिस्टर ली ने गिफ्ट एग्रीमेंट वापस कर दिया है, इसलिए इनके पास अब इसे रोकने का भी कोई राइट नहीं है, इसलिए आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो शुनो वहाँ से जाने लगता है। इधर लिनवेन यानशिन को खींच के एक मुक्का देती है, बाकी सारे बॉक्सेस भी के साथ आए लोगों को मारने लग जाती है। मिस्टर ली शुनो को समझाने आते हैं, पर शुनो नहीं समझता एंड शॉक की वजह से मिस्टर ली बेहोश हो जाते हैं। सी को ये बात पता चलने पर वो भी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। तो यानशिन चोट का नाटक करके लिनवेन को अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है, पर डॉक्टर कहते हैं कि वो तो बिल्कुल सही है। तो यानशिन कभी सर दर्द तो कभी पेट दर्द का नाटक करने लग जाता है। ये देखकर लिनवेन समझ जाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। तो यानशिन उसके पीछे जाता है, उसे कहता है तुमने मुझे मारा है तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पर लिनवेन तो उस पर ही गुस्सा करने लग जाती है। तो यानशिन उसे कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो लिनवेन कहती है मैं तुम जैसे यूजलेस आदमी से दोस्ती नहीं करती,
पर यानशिन तो उसके पीछे ही पड़ जाता। तो तंग आकर लिनवेन उसे कहती है कि अगर दोबारा हमारे जिम आए तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। इसके बाद अगर तुम मुझे सू करना चाहो तो कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर यानशिन को तो वो और ज्यादा पसंद आने लगती है। तो सी को भी पता चल जाता है शुनो जिम की रिकंस्ट्रक्शन करवाने वाला है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। तो अगले दिन शुनो ऑफिस जा रहा था, सी कार रोकने को कहती है क्योंकि वो उसे बताती है क्योंकि कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो सीन यहीं पे कट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं शुनो की कार पहुंचती है कंपनी पर, उसमें शुनो की जगह पर यानशिन था। तो वहाँ मीडिया वाले भी थे। यानशिन कार से निकलता है, कैमरे के सामने जाकर वो कहता है कि मिस लिनवेन, आपने मेरे दिल पे चोट पहुंचाई है तो आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए अगर आप मुझसे कल मिलने के लिए नहीं आई तो मैं आप पे केस कर दूंगा। तो लिनवेन भी टीवी देख रही थी, उसे देखने के बाद वो तो उसे पागल कहकर टीवी ऑफ कर देती है। तो शुनो सी के साथ बैकडोर से आ रहा था, पर वहाँ भी काफी सारे लोग थे जो उनके पीछे पड़ जाते हैं एंड उस पे सब्जियां फेंकने लग जाते हैं। पर शुनो उनसे कह वो उन्हें कंपेंसेशन पैकेज देगा, पर सभी लोग उसे लायर कहकर उनके पीछे फिर से पड़ जाते हैं। तो सी शुनो का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। तभी जिशाओ लिफ्ट में था, तो वो सी का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। जिशाओ को सी का हाथ पकड़ते देख शुनो जिशाओ से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका हाथ छोड़ देना चाहिए। शुनो अपना हाथ छुड़ाता है, तो शी भी अपना हाथ जिशाओ के हाथ से छुड़ाती है। देन शुनो जिशाओ से कहता है क्या तुम अब भी सी से प्यार करते हो या फिर तुम बस अपने एक्स रिलेशनशिप को मिस करते हो। तो जिशाओ कहता है मिस्टर शू, इससे आपका क्या लेना देना है, क्या आप इसके लिए मुझे फायर करेंगे। तो शुनो कहता है जिशाओ आप हमारी कंपनी के टॉप के डायरेक्टर हैं, तो मैं आपको कैसे निकाल सकता हूँ, पर सी मेरी प्राइवेट बॉडीगार्ड है, इसका मतलब वो मेरी है एंड मुझे अपने एम्प्लॉयज में ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पसंद नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, तभी सी कहती है जिशाओ तुम्हारा फ्लोर आ गया। तो जिशाओ वहाँ से बाहर आ जाता है। लिफ्ट के अंदर सी शुनो से सॉरी कहती है, देन कहती है पर सारी गलती मेरी नहीं है, मैंने तो यहाँ आपको आने से ही मना किया था। एंड चपड़ चपड़ फिर से शुरू कर देती है, तो शुनो उसे चुप करा देता है। जिसके बाद शुनो यानशिन के साथ रात को डिनर करने के लिए जाता है। तो यानशिन खाने के बाद वॉशरूम जाता है। इधर हम सी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि आज उन्होंने कहा कि सी मेरी है एंड उसने जिशाओ को मेरा हाथ भी पकड़ने नहीं दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी फ्रेंड वे उन्हें प्रैक्टिस करने को कहती है। तो आते ही लिनवेन सी के फेस पे खींच के एक पंच मारती है, पर दर्द तो शुनो को होता है, इसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है। तो आसपास के लोग उसे देखकर घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सी को तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, पर शुनो की तो बैंड बजी पड़ी थी। तो शुनो सी का लोकेशन देखता है, उसे पता चलता है कि वो अभी जिम में है, तो वो जिम के लिए निकलता है। इधर सी के फ्रेंड्स तो फुल शॉक्ड में थे कि आखिर इतने पंचेस पड़ने के बाद भी वो उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो लिनवेन कहती है तुमने तो इतने टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो क्या तुम्हें सच में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। सी कहती है नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो लिनवेन और वे मिलके सी पर एक एक करके अटैक करते हैं, पर सी को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर दोनों तो चौंकी जाते हैं, सी को भी बिलीव नहीं होता। तो सी उन दोनों को अब एक साथ अटैक करने के लिए कहती है। तो दोनों एक साथ उसे पंच करने ही वाले थे, पर उससे पहले वहाँ पे शुनो चिल्लाते हुए पहुंच जाता है। उन्हें कहता है सी मेरी है, अगर तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर सी को वो अपने साथ ले जाने लगता है। तो सी कहती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी ऑफ ड्यूटी हूँ। देन शुनो कहता है तो फिर फाइट बिल्कुल मत करना एंड चोट तो बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए। तो सी कहती है मुझे प्रैक्टिस करना होगा, वरना मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड जो हूँ। तो शुनो से कहता है पर तुम्हें पता भी है तुम्हें चोट लगती है तो मुझे कितना दर्द होता है। तो ये सुन के सी तो शर्माते हुए कहती है मुझे कैसे पता होगा। तो शुनो कहता है छोड़ो ये सब, जब तक तुम्हें चोट नहीं लगती तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो, तो इसीलिए अब से खुद को हर्ट होने मत देना। एक कर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ यानशिन भी पहुंचता है, वो तो बस लिनवेन को ही देखने लग जाता है। तो शुनो सी को अपने साथ अपने घर ले जाता है, उनसे कहता है तुम आज और कहीं जा नहीं सकती, तुम्हें यहीं पे सोना होगा। सुन के सी शर्माने लग जाती है, उनसे कहती है मुझे पता है सभी लड़के मेरी खूबसूरती पर मरते हैं, मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ ना कि आपके साथ सोने के लिए। मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सी की इतनी सारी बकवास बातों को सुन लेने के बाद शुनो सी को जमीन पे सोने के लिए कहकर चला जाता है। इधर हम यानशिन और लिनवेन को देखते हैं जो कि साथ में बारबेक्यू के लिए आए थे। तो लिनवेन उसे कहती है इस ट्रीट के बाद हम दोनों इवन हो जाएंगे। तो यानशिन कहता है नहीं, तो अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा जिससे हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी। देन वो लिनवेन की फोटो खींचता है, तो लिनवेन उसे फोटो दिखाने के लिए कहती है। तो यानशिन उसे कहता है पहले तुम मुझे अपना विचार दो। तभी वे आती है एंड यानशिन से कहती है अगर तुमने मुझे ऐड किया तो मैं तुम्हें लिनवेन का विचार दे दूंगी। तो यानशिन उसे ऐड कर लेता है एंड इनका मजाक मस्ती चलते रहता है। इधर सी अपने पापा को कॉल करके बताती है कि वो अभी काम कर रही है, इसलिए उसे आने में देर भी हो सकता है। देन वो शुनो को चेक करती है कि वो सो गया है या नहीं। देन कंफर्म होने के बाद वो अपने शूज लेकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर शुनो जगा हुआ था तो वो उसे रुकने के लिए कहता है। तो सी पूछती पर मैं यहाँ क्यों सोऊं? तो शुनो उसके एक हाथ को अपने एक हाथ को एक रस्सी से बांध देता है। तो सी को वहीं पे सोना पड़ता है। देन सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो हम देखते हैं सी शुनो को हक करके सो रही थी। दोनों एक दूसरे को इस हालत में देख के शॉक रह जाते हैं। तो सी जल्दी से उठती है। तो शुनो उसे कहता है मैंने तुम्हें नीचे सोने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सी कहती है तुम्हारे साथ सोना भी कौन चाहता है, वो तो तुम ही थे जिसने मेरा हाथ बांध रखा था।
तो शुनो अपना हाथ खोलता है, सी को नीचे उतारने के लिए उसे पीछे से धक्का मार देता है, जिसकी वजह से सी मुंह के बल नीचे गिरने जा रही थी एंड उसके फेस पर कांच भी लगने वाला था, पर उससे पहले ही शुनो अपना हाथ कांच पे रख देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे कांच घुस जाता है। ये देखकर सी तो रोने ही लग जाती है। तो शुनो से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही? सी रोते हुए कहती है देखा तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो गया है, पर तुम बस मानना नहीं चाहते। जिसके बाद सी शुनो के चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है, उनसे कहती है मुझे पता है आप ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि आपको मुझसे प्यार है। तो शुनो कहता है एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। तो सी कहती है अरे मुझे पता है आप जैसे ओवरबेरिंग सीईओज बाहर से कोल्ड हार्टेड होने का दिखावा कर बट अंदर से बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। शुनो तो उसकी बकवास सुन सुन के पक गया था। तो जब वो जा रही थी तो उसे रोकता है, उसके करीब जाने लगता है, ऐसे कहता है अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनने से पहले तुम अपने आप को शांत कर लो। शी तो शर्माते हुए कहती है कि अभी रोमांस का टाइम नहीं है। तो शुनो उसे कहता है कि तुम्हारा दर्द मुझ में शिफ्ट हो गया है। शी को कुछ समझ नहीं आता। तो शुनो कहता है कल मैं तुम्हारे पास गया था क्योंकि तुम फाइट कर रही थी एंड तुम्हें चोट लग रही थी, पर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि दर्द तो मुझे हो रहा था। अभी भी मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि दर्द मुझे होता, ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बचाया। तो कुछ भी सोच मत लो, मैं वो सब अपने लिए कर रहा था। पर शी को तो उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं होता। तो शुनो उसके और करीब जाने लगता है, उसे कहता है मैं सीरियस हूँ। तो शी शर्माते हुए भागने जाती है, पर उसका सर टकरा है, शुनो को दर्द होता है। तो जब शी शुनो के घर से बाहर जा रही थी तभी वहाँ यानशिन पहुंच जाता है, पर शी उसे इग्नोर करने लगती है। तो यानशिन उसे कहता है तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि तुम अभी सोकर उठी हो, तुम्हारे बाल बिगड़े हुए हैं और तुम इतना ब्लश कर रही हो, क्या तुमने कुछ किया एंड क्या तुम कल रात घर वापस नहीं गई? तो सी वहाँ से भागने लग जाती है, तभी शुनो नीचे आता है, उसे कहता है तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं जा नहीं सकती। देन वो यानशिन से सी के फैमिली को कांटेक्ट करने के लिए कहता है एंड शी के सारे सामान को उसके घर शिफ्ट करने को कहता है। ये सुन के शी तो शॉक्ड रह जाती है। तो यानशिन कहता है मैं तो इसकी फैमिली को नहीं जानता, बट देन कहता है लिनवेन भी इसकी फैमिली होगी। तो वो लिनवेन को कॉल करने के लिए चला जाता है एंड उसे कॉल करके बताता है कि शी कल रात घर वापस नहीं गई थी, वो तो शुनो के घर में ही थी, लगता है वो मेरी भाभी बनने वाली है। उसने इतना कहा ही था कि शुनो उसे फिर से बुला ले, उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है जिसमें सी को 24/7 उसका बॉडीगार्ड होना होगा प्लस डबल सैलरी। शी मना करती है। देन शुनो कहता है या तो तुम्हें मेरे साथ आकर यहीं पे रहना होगा या फिर तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी। शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे कहती है तुम मुझे तुम्हें मारने पे मजबूर मत करो। तो शुनो कहता है अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो तुम खुद को मार के देखो, देन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें जो कह रहा था वो सच है। सी कहती है मुझे काम नहीं करना है, वहाँ से चली जाती है। घर जाके सी ये बात अपने फ्रेंड्स को बताती है, तो वे कहती है तुम्हें तो तुरंत हाँ कर देना चाहिए था। लिनवेन कहती है उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो है एंड ये हमारे लिए काम का हो सकता है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे प्यार में होगा तो तुम उससे मैन टाइगर का रिकंस्ट्रक्शन रुकवा सकती हो। पर सी कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती। इधर यानशिन शुनो को बिन मांगे टिप्स देने लग जाता है कि वो कैसे सी को अपने करीब ला सकता है। इधर सी को अपने फ्रेंड्स का मैन टाइगर को बचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते देख बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद सी पहुंचती है शुनो के केबिन में, वहां जाकर वो एक फाइल को उठाती है एंड ऐसा करते हुए वो काफी नर्वस लग रही थी। तो सीन यहाँ पे कट होता है। इधर शुनो सी का लोकेशन ट्रैक करता है और यानशिन जी कहता है यार ये काफी टाइम से स्क्वायर पे खड़ी है जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, इसे चोट लग सकती है। तो शुनो सी के लिए बॉडीगार्ड ढूंढने के लिए कहता है। तो यानशिन कहता है यार इधर तेरी बैंड बजी पड़ी हुई है और तुझे अभी भी सी की फिक्र हो रही है। तो यानशिन उसे बताता है कि उसके अगेंस्ट में फिर से किसी ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए हैं, कंपनी पर बुरा असर हो सकता है। तो शुनो मैन टाइगर का रिकंस्ट्रक्शन 3 महीने के लिए पोस्टपोन करने को कहता है। देन वो फिर से सी का लोकेशन दिखाते हुए यानशिन से कहता है यार देख वो अभी भी वही है, उसे वहाँ पे चोट लग सकती है, तो उसके लिए बॉडीगार्ड जल्दी से भेज। तो यानशिन उसे कहता है शुनो यार तू क्या पागल हो गया है, वो छोटी बच्ची नहीं है जो उसे चोट लगेगी। एक एक कर यानशिन वहाँ से चला जाए। इधर सी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक तभी उसे शुनो का कॉल आता है, पर वो पिक नहीं करती। देन अगेन आता है तो वो पिक कर लेती है। शुनो उसे जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहता है, तो सी भाग के ऑफिस जाने के लिए निकलती है। इधर हम शुनो को देखते हैं जिसका सर घूम रहा था, क्योंकि भले ही सी ड्रिंक कर रही थी पर उसका असर तो शुनो पे हो रहा था। तो वो यानशिन को बार बार सी को जल्दी से कॉल करके बुलाने के लिए कह रहा था। सी भागते हुए ऑफिस पहुंचती है तो शुनो यानशिन को भगाता है। देन सी से कहता है दिन में कौन ड्रिंक करता है एंड क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हें ड्रिंक करने के बाद सर दर्द होता है। सी तो चौंक जाती है, उनसे पूछती है आपको कैसे पता इन सब के बारे में। तो शुनो से जल्दी से सरदर्द की गोली लेने के लिए कहता है। सी के टैबलेट खाते ही शुनो का सरदर्द भी चला जाता है। तो शुनो उसे ड्रिंक करने से मना करता है। सी अपने मन में कहती है तुम होते कौन हो मुझे ड्रिंक करने से रोकने वाले, और उसके सामने कहती है ठीक है बॉस अब से मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। शुनो ये देख के शौक रह जाता है, उनसे पूछता है अचानक तुम में ये एटीट्यूड का बदलाव कैसे हुआ। तो सी कहती है आप बहुत ही अच्छे है ना बॉस, इसलिए मैं आपके उस 24/7 बॉडीगार्ड बनने के ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। तो शुनो उससे पूछता है फिर बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तो सी अपने कंडीशंस बताती है। नंबर 1 कि मैन टाइगर का रिकंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए। नंबर 2 उसे सोने के लिए अपना एक पर्सनल रूम चाहिए क्योंकि वो जमीन पे नहीं। शुनो से पूछता है मैन टाइगर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है।
तो सी कहती है वो भी मैड टाइगर टीम की बॉक्सर थी, पर उसे अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा एंड अब वो नहीं चाहती कि किसी और को भी उसका ड्रीम छोड़ना पड़े, इसलिए वो नहीं चाहती कि मैड टाइगर का रिकंस्ट्रक्शन हो। पर सुनो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, तो सी वहाँ से जाने लगती है। सुनो दर्द होने का नाटक करने लग जाता है। सी उसे देखकर फिर से वापस आती है। तो सुनो कहता है मुझे तुम्हारे दोनों कंडीशंस मंजूर है। सी पूछती है अचानक क्या हुआ, क्या आपका इसमें कुछ प्लान है? सुनो कहता है नहीं तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सुन के शी तो शर्माने ही लग जाती है। तो सुनो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसे कहता है तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, तुम्हें जल्दी साइन करना होगा। तो सी कॉन्ट्रैक्ट देखती है, शुनो से पूछती है पर तुमने कहा था मुझे ट्रिपल सैलरी मिलेगी। तो शुनो कहता है मैं तुम्हें मेरे आलीशान घर में रहने के लिए दे रहा हूँ, क्या ये तुम्हारी ट्रिपल सैलरी से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो शी आगे पढ़ने लगती है, उनसे पूछती है पर इसमें तो मैड टाइगर का रिकंस्ट्रक्शन रोकने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यानशीन आकर उसे बताता है कि ये बस एक सप्लीमेंट्री है, तुम्हें बस इसमें साइन करना है, जब ओरिजिनल आएगा उसमें लिखा हुआ होगा। तो शी आगे पढ़ने लग जाती है। शुनो कहता है 3 मिनट होने को आया, तुम साइन कर रही हो या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लूं? तो सी जल्दी से साइन कर देती है, दोनों हैंडशेक करते हैं। तो घर आकर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो अपने पापा से झूठ बोल देती है कि वो कंपनी के डॉर्मेट्री में रहेगी, क्योंकि उसकी कंपनी उसके घर से काफी दूर पड़ती है। इसके लिए उसके पापा भी मान जाते हैं। तो वो अपना पैकिंग चेकिंग करके पहुंच जाती है शुनो के घर। तो शुनो उसे घर में रहने के रूल्स बताता है एंड उसे कहता है कंपनी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। इसके बाद वो उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है एंड उसे कहता है जो चीज जहाँ रखी हुई है उसे वहीं पे रहने देना एंड वो बाथरूम शुनो के यूज करने के बाद ही यूज कर सकती है। तो अगली सुबह सी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सी उसे भी टेस्ट करने को कहती है पर शुनो कहता है वो ये सब खाना नहीं खाता। देन जब शी कॉल पिक करने के लिए वहाँ से जाती है तो शुनो खाना टेस्ट करने लगता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो वो खाने ही लग जाता है। सी भी उसे छुप के देख लेती है खाते हुए, पर वो वहाँ से चली जाती है एंड शुनो बैठकर खाने ही लग जाता है। सो संडे का दिन था, शुनो आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था, तभी वो सी को गाना चिल्लाते हुए सुनता है। तो शुनो उसे चिल्लाकर चुप रहने के लिए कहता है पर सी को उसकी आवाज सुना ही नहीं देती। तो शुनो नीचे चला जाता है एंड उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर सी चुप रहने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती है कि आपको ये पसंद नहीं आया तो आपको कैसा गाना सुनना है? इंग्लिश, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, मुझे सभी गाने आते हैं। देन वो उसे एक बच्चों वाला गाना सुनाने लग जाती है। तो शुनो अंदर आता है, उसके पीछे पीछे सी भी आती है। तो वो एक टेप लेकर सी का मुंह बंद करने के लिए उसके पीछे भागता है एंड टेप लगाने के चक्कर में वो उसके ऊपर गिरता है एंड उनका किस हो जाता है। तो सी उसे खींच के एक पंच मारती है जिससे शुनो बेहोश हो जाता है। तो सीन यहीं पे कट होता है। इधर हम यानशीन को देखते हैं जो मास्क लगाकर एक टूरिस्ट बन के बस पे चढ़ता है, क्योंकि टूर गाइड लिनवेन थी। तो वो देखता है एक आदमी लिनवेन को परेशान कर रहा था, तो वो आकर उस आदमी के बगल में बैठ जाता है और उसे परेशान करने लग जाता है। तो वो आदमी वहाँ से उठकर भाग जाता है। तो लिनवेन स्माइल करती है, पूरे रास्ते बस वो स्माइल ही करती जाती है, जिससे हमें ये तो पता चल ही रहा था कि धीरे धीरे वो भी उसे पसंद करने लगी है। इधर सी शुनो के चोट पे मेडिसिन लगाती है। शुनो कहता है तुम शायद दुनिया की पहली बॉडीगार्ड होगी जिसने अपने बॉस को ही पंच किया। तो सी कहती है वो तो क्योंकि आपने मेरा एडवांटेज लिया। तो शुनो कहता है अच्छी से याद करो एडवांटेज किसने किसका लिया था। तो सी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग वाली सीन को याद करती है, उसे सॉरी कहकर डिनर बनाने के लिए चली जाती है। तो दोनों रात को खाने के लिए बैठते हैं। शुनो कहता है ये तो बस फ्राइड राइस है। तो सी कहती है इसका नाम फ्राइड राइस नहीं है, इसका नाम है ट्रेजर फिल्स द होम। एंड ये नाम सुनते ही शुनो खाना बंद कर देता है। अचानक सी बहुत सैड फील करने लगती है एंड शुनो बिना खाए ही उठकर वहाँ से चला जाता है। देन हमें पता चलता है कि शुनो को अपनी मॉम की याद आ गई, क्योंकि वो भी उसके लिए ट्रेजर फिल्स द होम बनाया करती थी। एंड इधर हम देखते हैं सी को इतना ज्यादा सैड फील होता है कि वो तो रोने ही लग जाती है एंड उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो इतना रो क्यों रही है एंड उसे किस बात का दुख हो रहा है। तो अगली सुबह शुनो नहाने जाता है, पर सी उसे बाथरूम से निकाल देती है इमरजेंसी की वजह से। तो अगले दिन ऑफिस के लिफ्ट में सी शुनो से कुछ कहना चाहती थी, पर वो उसे कह नहीं पा रही थी। तो शुनो से कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे अच्छे से बताओ, वरना अपना मुंह बंद ही रखा करो। तो सी उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे अचानक कभी बुरा फील होता है, तो कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी डर लगता है, तो कभी रोने का मन करता है। क्या आपको लगता है मेरे आसपास कोई इविल स्पिरिट घूम रही है? तो शुनो उसे पीछे धक्का देता है और उनसे कहता है क्या तुम पागल हो? देन वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं। तो सारे एम्प्लॉयज मिलकर शुनो के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, केक भी लाते हैं, पर शुनो का फेस अचानक उतर जाता है। तभी यानशीन आता है, शुनो को लेकर वो अंदर चला जाता है। शुनो बहुत ही ज्यादा सैड था। तो सी केक लेकर अंदर आती है, यानशीन उसके हाथ से केक लेकर बाहर चला जाता है। तभी सी को फिर से बहुत ही ज्यादा सैड फील होता है। तो वो शुनो के पास जाकर कहती है ये आप ही है ना, आप इतने ज्यादा सैड क्यों हैं? सभी ने आपके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया, आप यहाँ अकेले ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं हो, पर आपको बहुत दर्द हो रहा है। तो शुनो उस पे भड़क जाता है, उसे कहता है तुम्हें ऐसे एक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें हर चीज के बारे में पता हो। तो सी उसे सॉरी कहती है, शुनो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सी उसके पीछे आने लगती है, तो शुनो कहता है मेरे पीछे मत आना। तो यानशीन उसके पीछे आता है, तो वो यानशीन को भी उसके पीछे आने से मना कर देता है एंड कार से कहीं चला जाता है। सी यानशीन के पीछे पड़ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या। तो यानशीन उसे बताता है
कि उसके बर्थडे के दिन ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी, इसलिए उसे अपना बर्थडे मनाना ही पसंद नहीं है। तो सी उससे पूछती है अभी वो कहाँ मिलेगा। यानशिन बताने से मना कर देता है। तो सी कहती है मैं तुम्हें लिनवेन का एक सीक्रेट बताऊंगी। तो यानशिन उसे बता देता है एंड सी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। शुनो अपनी मॉम को याद करके उनसे बात करता है। तभी उसके पास सी पहुंचती है एंड उनसे कहती है मुझे पता है आप अभी बहुत ही ज्यादा सैड है, आपको रोने का मन कर रहा है, पर आप रो नहीं सकते, बट मैं आपके लिए रो सकती हूँ। तो शुनो कहता है तुम होती कौन हो मेरे लिए रोने वाली। तो सी उसे कंफर्ट करती है एंड उनसे बात करते हुए वो समझ जाती है कि शुनो वही है जिसके ट्रीटमेंट में वो उसकी मदद कर रही थी। इसे जीशा को सी की शुनो के घर में रहने वाली बात पता चल जाती है। तो सी शुनो से पूछती है आपने ट्रीटमेंट लेना बंद क्यों कर दिया। शुनो कहता है उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था इसीलिए। तो सी कहती है मुझे तो आपको देख के ही लगा था कि आप बीमार हैं। तो शुनो कहता है ओ हेलो, अगर मैं बीमार हूँ तो तुम भी बीमार हो, क्योंकि अगर मैं इमोशंस फील नहीं कर सकता तो तुम कुछ ज्यादा ही फील कर सकते हो। अगर इसके बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं भी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दूंगा। तो सी कहती है वो तो ठीक है, पर इस बार केस कुछ अलग है। मैं जब दूसरों को देखती थी तब मुझे उनके लिए बुरा लगता था, पर कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब ही हो रहा है। मुझे मेरे फेवरेट खाना खाने से खुशी होनी चाहिए, पर मैं बहुत ही ज्यादा सैड फील करती हूँ और रोने भी लग जाती हूँ। देन वो शुनो से कहती है मुझे लगता है कि मैं आपके इमोशंस को फील कर सकती हूँ। तो शुनो कहता है क्या तुम पागल हो, जहाँ मैं खुद के इमोशंस फील नहीं कर पाता और तुम मेरे इमोशंस फील कर रही हो। तो सी कहती है हो सकता है मुझे भी आपकी तरह हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, जैसा कि आपने कहा था कि मुझे चोट लगने पर दर्द आपको होता है। तो शुनो से पूछता है तुम्हें पहली बार कब ऐसा फील हुआ था। तो सी उसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताती है, जिसके बाद अचानक शुनो के पेट में दर्द होने लगता है। तो सी दवाई लाने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी शुनो पे नजर रख रहा था। सी को गया काफी देर हो गई थी, तो शुनो उसे कॉल करता है। सी बताती है वो रास्ता भूल गई थी। तो शुनो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और उसे वहाँ से लाने के लिए जा रहा था। तभी अचानक सी को थोड़ी घबराहट फील होती है, तो वो शुनो के पास आने के लिए निकलती है। इधर हम देखते हैं शुनो पे कोई आदमी हमला करता है, पर सी वहाँ पहुँच जाती है। शुनो को बचाने के चक्कर में उसके सर पे चोट लगती है, पर दर्द तो शुनो को होता है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो शी शुनो को शुनो से डांटता है कि तुम्हें बीच में आने के लिए किसने बोला। तो सी कहती है मुझे लगता है कि मैं मेटल गर्ल हो गई हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो शुनो कहता है तुम्हें क्यों दर्द होगा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें चोट लगने पर दर्द मुझे होता है। देन वो उसे उसके सर से निकलता हुआ खून दिखाता है। देन सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर कहते हैं इसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोनों वापस लौटने लगते हैं। सी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो अपने आप को एक थप्पड़ मारती है। तो दर्द शुनो को होता है, तो वो चिल्लाकर सी को बुलाता है। तो सी उसे सॉरी कहती है, उनसे कहती है अब मुझे पूरी तरह बिलीव हो गया कि आपको मेरा दर्द फील होता है जैसे मैं आपके इमोशंस को फील करती हूँ। तो शुनो कहता है क्या तुम्हें सच में बिलीव हो गया। सी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा पेन एंड इमोशन एक्सचेंज कैसे हो गया। जिस पर शी शर्माते हुए कहती है हो सकता है हमारी किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती हो। ये सुनकर शुनो वहाँ से जाने लगता है, तो पीछे से सी उसे हक कर लेती है। तो शुनो पूछता है ये तुम कर क्या रही हो। शी कहती है मैं तुम्हें हक करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें हक किया। शुनो उसे छोड़ने के लिए कहता है, तो सी कहती है इसके बदले मैं तुम्हें 1000 युआन दूंगी। तो फिर शुनो उसे कुछ नहीं कहता। तो सी कहती है मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आप इतने हैंडसम हो, पर आप इतने कोल्ड हार्टेड क्यों हैं। पर अब मुझे पता चल गया आप वैसे क्यों थे, क्योंकि आप किसी के भी इमोशन फील नहीं कर पाते थे, पर असल में आप बिल्कुल भी कोल्ड हार्टेड नहीं है। तो शुनो उससे अपने आप को छुड़ाता है, उसे कहता है ठीक है फिर अब मुझे 1000 युआन पे करो। तो सी उसे 1000 युआन पे कर देती है। शुनो उसे कहता है इस बारे में किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि कोई तुम्हारा बिलीव नहीं करेगा, एंड दूसरी बात अगर मेरे ओपोजिशन वालों को ये बात पता चल गई तो वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। तो ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन सुबह सी आकर शुनो से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के इमोशंस और पेन एक्सचेंज हो गए हैं। तो सी कहती है वो उसे उसका इमोशंस वापस देना चाहती है ताकि शुनो भी सब कुछ फील कर सके। जिस पर शुनो कहता है मुझे वापस नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और सी कहती है ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा। तो शुनो पूछता है क्या तुम्हें कोई आइडिया मिला इसे वापस से सही करने का। जिस पर सी कहती है हाँ। तो सी अपना पहला आइडिया यूज करती है, जिसमें वो शुनो को एक चेयर में बांध देती है, दूर से दौड़ के आकर उसे टकराती है, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा शुनो को डबल पेन सहना पड़ता। देन शी उसके पास आकर पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। फिर वो अपने गाल पे जोर से थप्पड़ मारती है, जिस पर शुनो चिल्लाकर कहता है बंद करो ये सब करना, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें ये बकवास आइडिया कहाँ से मिला। सी कहती है इंटरनेट से। सुन के तो शुनो शॉक रह जाता है। तो सी कहती है इंटरनेट में लिखा था कि इससे आत्मा एक्सचेंज हो सकती है, फिर हमारी प्रॉब्लम तो इससे काफी छोटी थी। तो शुनो कहता है अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम सच में बहुत ही बड़ी इडियट हो। तो सी कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और रास्ता है, और वो था साथ में इलेक्ट्रिक करंट के झटके खाने का। तो सी उसके ऊपर चढ़ जाती है साथ में झटके खाने के लिए, और तभी यानचिन भी पहुंच जाता है और उन दोनों को वैसे देख लेता है। तो वो जल्दी से पीछे घूम जाता है। तो शुनो उठकर उसे धमकी देता है तुम भूल जाना तुमने जो भी यहाँ देखा है, वरना मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। तो यानचिन ब्रेकफास्ट करने के लिए अंदर चला जाता है
एंड सी भी उसके पीछे पीछे जाती है। सो ऑफिस में यानशिन शुनो को बताता है कि उसके अगेंस्ट में जिसने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे वो और कोई नहीं बल्कि जी शाओ था। तो शुनो उससे पूछता है आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। तो यानशिन उसे कहता है कि वो सी का एक्स बॉयफ्रेंड है और कोई भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी के पीछे 24/7 घूमते हुए देखेगा तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। तो यानशिन उससे पूछता है क्या इसके लिए उसे फायर करना चाहिए, जिस पर शुनो कुछ सोचने लग जाता है। सीन यहीं पे कट होता है। इसे सी को वे बता देती है कि जिशा को पता चल गया शी के शुनो के घर में रहने के बारे में। तभी उसे जी शाओ मिलने के लिए बुलाता है तो शी उसे मिलने के लिए चली जाती है। इधर मिस्टर ली युंजू से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ युंजू उन्हें साफ साफ कह देती है कि वो मैड टाइगर वापस नहीं जाएगी। सो इधर सी जी शाओ से मिलने के लिए आती है, उसे सॉरी कहती है इन सब के बारे में ना बताने के लिए। जी शाओ तो उसे डांट नहीं लग जाता है तो सी उसे अच्छे से समझाती है। तो जी शाओ उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ मैड टाइगर को बचाने के लिए कर रही हो। सी कहती है हाँ। तो जी शाओ उसे गले लगा लेता है एंड ऊपर से शुनो उन दोनों को देख लेता है। तो शुनो वहाँ पहुंच जाता है, जी शाओ से सी को छोड़ने के लिए कहता है। देन वो सी को जाने के लिए कहकर जी शाओ से कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कहकर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे उसके लिखे हुए आर्टिकल्स के बारे में बात करता है, जिसपे जी शाओ कहता है अगर आप मुझे फायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो शुनो कहता है मैं तुम्हें फायर क्यों करूँ जब तुम मेरे लिए पैसे कमा सकते हो। एंड उसे कहता है तुम मेरे अगेंस्ट जो चाहे वो लिख सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आखिर में तो पता चल ही जाएगा कि कौन जीतता है। एक शुनो वहाँ से बाहर आ जाता है तो सी उससे पूछती है कैसी रही बात आप दोनों की। शुनो कहता है क्या तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फिक्र हो रही थी। तो सी कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तो मेरे बॉस की फिक्र हो रही थी क्योंकि मैंने फील किया कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तो शुनो पूछता है मुझे क्यों गुस्सा आएगा। इस पर सी कहती है हो सकता है आपको किसी और का मुझे गले लगाना पसंद ना आया हो इसलिए आपको इतना गुस्सा आ रहा था। तो शुनो उसे पागल कहकर जाने लगता है। तो सी उसे कहती है क्या आप मेरी केयर करना बंद नहीं कर सकते हैं वरना दूसरे लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। तो शुनो कहता है क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हमें मिसअंडरस्टूड करेगा कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। और वैसे भी मेरा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, चाहे वो एबिलिटी हो या फिर अपीयरेंस, मैं दोनों में उससे अच्छा हूँ। देन वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा और जी शाओ का रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा है। सी कहती है बिल्कुल नहीं। तो शुनो कहता है फिर वो तुम्हें बार बार परेशान क्यों करता है। सो अगर अगली बार से वो तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकती हो क्योंकि वो मुझसे पंगा नहीं ले सकता। इस बात को सुनकर सी तो हंसने ही लग जाती है। तो रात में सी साथ में लाइटनिंग के झटके खाने के लिए सेटअप अरेंज करती है, पर कुछ होने से पहले ही शुनो जाग जाता है एंड सी से कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। सी कहती है नहीं नहीं आप इससे मरेंगे नहीं, मैंने इंटरनेट में पढ़ा कि जब तक आप पे डायरेक्ट लाइटनिंग नहीं गिरती तब तक आपकी डेथ नहीं होगी। तो शुनो से कहता है क्या तुम ये सारे फालतू के एक्सपेरिमेंट करना बंद करोगी। तभी अचानक लाइटनिंग शुरू हो जाती है जिससे डर के सी शुनो के गोद में चढ़ जाती है। इसके बाद शुनो सी से कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इंटरनेट कम यूज करो एंड बुक्स ज्यादा पढ़ो, जिससे तुम्हें कुछ फायदा हो या ना हो पर तुम्हारा दिमाग जरूर साफ हो जाएगा। तभी और जोरों से बिजली कड़कने लगती है तो सी आकर शुनो के बगल में बैठ जाती है। तो शुनो थोड़ा दूर जाने लगता है पर सी उसके करीब जाकर बैठती है एंड उससे कहती है मुझे पता है मैंने इतनी सारी गलतियाँ की पर फिर भी आपने मुझे झूठ मूठ का डांटा क्योंकि आप मुझसे गुस्सा नहीं है। तो शुनो कहता है अगर हम अपने इमोशन और पेन को एक्सचेंज नहीं कर सकते बट एटलीस्ट तुम मुझे ये बता सकती हो कि कब मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सो अगले दिन लिनवन यानशिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है, जहाँ वो उसे सी से मिलने में उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि सी उसके कॉल को पिक नहीं कर रही है एंड मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। जिसपे यानशिन कहता है पर तुम भी तो मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। तो लिनवन कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे जानना है वो ठीक है या नहीं। तो यानशिन कहता है पर इसके लिए तुम्हें मुझे फीस देनी पड़ेगी। तो लिनवन खुद ही अंदर जाने लगती है, उसके पीछे पीछे यानशिन आता है। सो इधर ऑफिस में सी कुछ पेपर स्टेपल कर रही थी, ये देखकर शुनो भाग के जाता है, उसके हाथ से स्टेपलर छीन लेता है एंड उसे कहता है मैंने तुम्हें ऐसे हाई रिस्क वाले काम करने से मना किया है ना, तुम्हें अगर चोट लग जाती तो। देन उसका हाथ पकड़ के वो उसे अंदर ले जाता है एंड ये सब कुछ लिनवन और यानशिन भी देख रहे थे। तो शी शुनो से कहती है मिस्टर शू आपने कहा था कि ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, पर आप अगर ऐसे ही बिहेव करते रहे तो सभी को तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो शुनो कहता है फिर तुम इतने रिस्की काम करने क्यों जाती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही वो मेरी भी है। तो सी शर्माते हुए कहती है मैंने तो सिर्फ आपको मेरा पेन दिया है, मैंने खुद को आपके हवाले नहीं किया है। तो शुनो उसे बकवास बंद करने को कहकर चुपचाप बैठे रहने को कहता है। तभी यानशिन आता है और सी से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। सी को समझ में नहीं आता तो यानशिन धीरे से लिनवन का नाम लेता है। तो शी उससे मिलने जा रही थी, तभी शुनो उसका हाथ पकड़ता है, उसे कहता है तुम्हें उस जैसे वायलेंट लड़की से दूर रहना चाहिए। तो यानशिन कहता है तू मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। तो शुनो कहता है उसने सी को एक बार कितनी जोर से मारा था। तो यानशिन शुनो को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने सी को जाने नहीं दिया तो वो सभी को बता देगा कि वो सी के साथ रहता है। तो शुनो सी का हाथ छोड़ देता है, सी लिनवन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ दोनों शुनो के बारे में बात करते हैं। तभी यानशिन आता है और सी को अंदर जाने के लिए कहता है। देन लिनवन के बगल में बैठ जाता है तो लिनवन उठकर जाने लगती है। तो यानशिन कहता है क्या तुम मेरा यूज करने के बाद मुझे कंपेंसेट नहीं करोगी। लिनवन पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो यानशिन कहता है मुझे शादी कर लो। तो लिनवन अपना मुक्का दिखा देती है। यानशिन कहता है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी हो रहा है,
तो पहले हम लोग डेट करेंगे एंड एक दूसरे को अच्छी तरह से पहले जानेंगे, देन आगे का सोचेंगे। पर लिनवन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती तो यानचिन कहता है तुम सी को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करती हो, क्या तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? ये सुन के लिनवन उसका टाई पकड़ के अपनी तरफ खींचती है तो यानचिन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। देन पूछता है क्या तुम कल रात 10 बजे फ्री हो? लिनवन कहती है हाँ, मुझे रात में बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है। ये सुन के यानचिन उसका हाथ छोड़ देता है। देन पूछता है दोपहर में? पर लिनवन बिना कुछ कहे जाने लगती है तो यानचिन खुद ही दोपहर का टाइम फिक्स कर लेता है। लिनवन भी स्माइल करके चली जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि सी एक्स चेयरमैन वुडोंग की स्पाई बन के ऑफिस में आई है एंड ऑफिस के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो वुडोंग को जाकर देती है। सो अगले दिन शुनो फीमेल्स एम्प्लॉइज के लिए हर महीने 3 दिन का पेड लीव अनाउंस करता है, क्योंकि वो पीरियड वाला दर्द समझ चुका था। तो सारी फीमेल एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी सी को इसके लिए थैंक यू कहती है। शी बहुत ज्यादा खुश होकर शुनो से मिलने जाती है तो शुनो पूछता है तुम इतना खुश क्यों हो? तो शी कहती है मेरे साथ साथ बाकी सारे फीमेल एम्प्लॉइज भी बहुत खुश हैं एंड अब वो सभी आपको और ज्यादा प्यार करेंगे। तो शुनो कहता है मुझे उनका प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए वो लोग अपना काम सही से करे। देन शुनो उससे पानी का ग्लास मांगता है तो शी पानी का ग्लास पकड़कर उसे घूरने लग जाती है। शुनो पूछता है क्यों घूर रही हो तुम? तो तुम जो काम करती हो उसके लिए मुझे तुम्हें पे नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें मुझे पे करना चाहिए। ये सुन के शी पानी का ग्लास आगे करती है पर इसकी वजह से उस पे पानी गिर जाता है तो सी उसे सॉरी क्या कर उसके सूट से पानी साफ करने के लिए जाती है, पर कुछ ज्यादा ही जोर से वो अपना हाथ शुनो पे रखती है तो शुनो पीछे की तरफ झुक जाता है तो उससे कहता है तुमने ये जानबूझ के किया ना, मुझ पे पानी गिराया ताकि तुम मुझे टच कर सको। तो सी कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, उठकर जाने लगती है तो शुनो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और सी उसके गोदी में आकर बैठ जाती है। एंड ठीक उसी वक्त हमेशा की तरह यानचिन पहुंच जाता है और उन दोनों को देख लेता है। शी जब शुनो को पानी पास करने जाती है तो पानी शुनो के कपड़ों पे गिर जाती है, जिसे साफ करने के चक्कर में सी भी शुनो के ऊपर आ जाती है और तभी हमेशा की तरह यानचिन वहाँ पर पहुँच जाता है तो सी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन शी शुनो को लेकर जॉगिंग पे जाती है, जहाँ पर शुनो तो उसे कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि गलती से भी सी को चोट ना लगे जिसका दर्द शुनो को ना हो, इसीलिए वो तो सी को पिगी बैक राइड देकर ले जाता है। शी शुनो को स्ट्रीट फूड खिलाती है जिनका टेस्ट शुनो को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो तो प्रिटेंड करता है कि ये तो कुछ खास नहीं है, पर सी फील कर सकती थी कि शुनो बहुत ही खुश है। अगले दिन शुनो एक राइटर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जाता है तो वो सी को बाहर रखने के लिए क्या कर राइटर के साथ निगोशिएशन करने के लिए अंदर जाता है, पर सी उनकी बातें बाहर से रिकॉर्ड करके चेयरमैन वुडोंग को भेज देती है, क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर सी ने उनकी हेल्प की तो वो मैट टाइगर को बचाने में सी की हेल्प करेंगे। पर सी को अब गिल्टी भी फील होता है शुनो को धोखा देने के लिए। अब अगले दिन शुनो और यानचिन को पता चलता है कि वुडोंग ने उस राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो सुन ये दोनों तो शॉक्ड होते हैं कि आखिर वुडोंग को कैसे पता चला उनके निगोशिएशन प्राइस के बारे में, क्योंकि उन दोनों के अलावा सिर्फ सी ही थी जिसे इस बारे में पता था। इसीलिए यानचिन शी को वार्निंग देते हुए उससे पूछने जाता है कि आखिर उसने ये बात लीक की है या नहीं, क्योंकि इस वजह से शुनो की कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सुन सी को तो और ज्यादा गिल्टी फील होता है। तभी वहाँ पर शुनो आता कहता है कि उसे सी पर पूरा भरोसा है, जो सुन सी को और ज्यादा गिल्टी फील होता है। तो यानचिन उसे वार्न करता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि इन सब में सी का हाथ है तो वो लोग उसके नाम का पुलिस केस करेंगे। जो सुन सी तो काफी घबरा ही गई थी तो यानचिन बता देता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और उसे भी सी पर पूरा भरोसा है। अब शुनो की कंपनी को काफी बड़ा नुकसान होता है, इसीलिए सी पहुंच जाती है वुडोंग के पास और उसे बता देती है कि वो उसकी और आगे कोई हेल्प नहीं कर सकती। पर इधर शेयर होल्डर्स तो शुनो पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कंपनी के इस बड़े नुकसान की वजह से, जिससे सी को भी बहुत ज्यादा बुरा फील होता है शुनो के लिए। तो शी शाओ को इस बारे में सब कुछ बताती है, जिससे शाओ को एक आइडिया आता है मैट टाइगर को बचाने का। इसीलिए वो शुनो को एक वैरायटी शो का प्रपोजल देता है, वुमेन बॉक्सिंग कंपटीशन का, लेकिन शुनो तो साफ इस प्रपोजल को मना कर देता है। तो सी इस बारे में शुनो से बात करती है और बताती कि वो फील कर सकती कि शुनो काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन शुनो उसे अपना ही ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। अगले दिन शाओ ने युंजू को ऑफिस बुलाया था इस कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए। तो यहाँ आते हुए युंजू की शुनो से टक्कर हो जाती है, जिससे शुनो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट देखता है जिस तरह का सेम उसे किसी ने उसके एक्सीडेंट के वक्त उसे दिया था और उसका हौसला बढ़ाया था। तो शुनो उसके उठने में हेल्प करता है और युंजू उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। शाओ युंजू और सी कैंटीन में मिलते हैं, जहाँ पर शाओ युंजू को उस कंपटीशन के बारे में बताता है, जिसके लिए युंजू एक शर्त पे मानती है, अगर सी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है तो। अब उन्हें साथ में बात करता हुआ यानचिन देखता है तो इसके बारे में वो शुनो को बताता है। तो शुनो उसे बताता है कि उस लड़की के पास ही उस ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा है जिसे वो अब तक ढूंढ रहा था। इधर सी अपने डैड से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात करती है, मगर डैड तो उसे साफ मना कर देते हैं। देन अगली सुबह शुनो खुद सी से कहता है कि उसे शाओ से कुछ बात करनी है, तो वो लोग मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओ ने युंजू को भी बुलाया हुआ था और शुनो तो बस युंजू को ही घूरे जा रहा था, जो देखकर युंजू को काफी ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन शुनो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, जो सी फील कर सकती थी। अब शुनो को युंजू की इतनी तरफदारी करता देखकर सी को अच्छा फील नहीं होता, जिससे उसे लगने लगता है कि कहीं वो शुनो को लाइक तो नहीं करने लगी है। इधर शुनो सिर्फ युंजू के लिए इस वैरायटी शो के लिए मान जाता है। इससे युंजू को खुश देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसकी हैप्पीनेस सी भी फील करती है। इधर सी को उसके
फ्रेंड्स मास्क पहनकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, जो आइडिया उसे काफी पसंद आता है। तो अगले दिन के इनके वैरायटी शो का फोटोशूट भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर स्पेशली युंजू का फोटोशूट होता है, क्योंकि वो काफी बार चैंपियन भी रह चुकी है। अब यहाँ पर शोनो तो सी से नौकरों की तरह काम कराता है और युंजू का ख्याल रखवाता है, जो सब देखकर शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो शोनो पे गुस्सा करके सी को अपने साथ ले जाता है। अब इससे शोनो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे शी का किसी और के साथ जाना पसंद नहीं था। जो देखकर यानशिन उसे कहता है कि तुम्हें अपने फीलिंग्स को कंफर्म करना चाहिए कि अगर तुम सी को पसंद करते हो या फिर युंजू को। तो इसे टेस्ट करने के लिए शोनो रात में शी के काफी क्लोज चला जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है, मगर सी ने तो उसके इमोशंस को फील कर लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अचानक शोनो को ऐसा क्या हुआ। दिन अगले दिन शोनो युंजू को ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर वो उसे हग करता है, लेकिन तब उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी और उसे कुछ भी फील नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि वो युंजू को कोई लाइक नहीं करता, बल्कि वो तो बस युंजू का एहसानमंद है। तभी उन दोनों के यहाँ से शी देख लेती है, उन्हें देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। तो शोनो उसके पीछे जाता है, उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने देखा है, मगर सी तो शोनो से नाराज हो गई थी। एनविन से शोनो पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो लिनविन से मिलने चाहती है। उसे शोनो की भर भर के बुराई करने लग जाती है। शोनो उसे काफी बार कॉल करता है, लेकिन शी एक बार भी पिक नहीं करती, मगर फिर परेशान होकर वो कॉल पिक कर लेती है। शोनो बहाना कर देता है कि उसे बहुत बड़ी चोट लगी है, जो सुन शी को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है। तो वो भागकर घर पहुंच जाती है, जहाँ पर शोनो तो बिंदास बैठा हुआ था। तो सी उस पर गुस्सा करती है उसे झूठ बोलने के लिए। तो शोनो उसे मनाने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ मस्त वो लोग लंच करने जा रहे थे। तो सी उसे अपने साथ बस में ले जाती है। अब वो लोग जहाँ पर गए थे वहाँ पर शाओ और युंजू भी आए हुए थे, तो सभी साथ में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। अब शाओ शी को खाना सर्व कर रहा था, जो देखकर शोनो को तो बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पर एक बच्ची से फूल खरीदता है और उसे युंजू को दे देता है, जिससे युंजू को काफी ऑकवर्ड फील होता है। वहीं अब सी उससे जेलस थी, इसलिए वो तो वहाँ से निकलने के बाद शोनो से बात ही नहीं करती। तो इन सब के बारे में शोनो यानशिन को बताता है, तो सब सुनकर यानशिन बताता है कि सी तो बस तुझे लेकर जेलस थी और तुम्हें भी शाओ की वजह से जेलसी हुई थी, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें भी सी पसंद है। जो सुन शोनो तो सोच में पड़ जाता है। तो कुछ दिन बाद वैरायटी शो की शूटिंग शुरू होती है, जहाँ पर सी तो मास्क लगाकर कंपटीशन में उतर जाती है, जिस दौरान काफी जगह पर उसे चोट भी लगती है, जिसका दर्द शोनो को फील होता है। इसीलिए वो तुरंत शी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो उसे पता चलता है कि सी तो शूटिंग सेट पर गई है, मगर उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आज की शूटिंग खत्म हो गई थी। तो शोनो आकर सी को अपने साथ ले जाता है। तो सी बहाना मार देती है कि वो तो बस शूटिंग देखने के लिए आई थी। अब सी यहाँ पर अभी भी गुस्सा थी शोनो से, लेकिन शोनो उसे बहुत सारे फ्लावर्स देकर मना लेता है। तो घर जाकर वो सी से पूछता है कि आज उसे इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रहा था। तो सी फिर बहाना मार देती कि वो तो बस किसी को बचा रही थी, जिस चक्कर में उसे थोड़ी सी चोट आ गई थी। तो इसी तरह से शो की शूटिंग खत्म हो जाती है और ये शो काफी पॉपुलर भी बन जाता है, जिसकी सक्सेस पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर काफी रिपोर्टर्स को भी बुलाया जाता है, जिनसे युंजू को बचाकर शोनो उसे पार्टी के अंदर ले जाता है, जहाँ पर शोनो तो बस युंजू के साथ ही घूम रहा था। ये देख सी को बड़ा सैड फील होता है। जिसके बाद इनके इंटरव्यू के दौरान चेयरमैन उदोंग यहाँ पर पहुँच जाता है और शोनो से युंजू के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में सवाल करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस शो के लिए शोनो ने पहले मना किया था, लेकिन युंजू से मिलने के बाद ही उसने इस शो के लिए हाँ किया था। तो रिपोर्टर्स के दूसरे सवालों से बचने के लिए शोनो बता देता है कि उसने सिर्फ युंजू के लिए ही इस वैरायटी शो के लिए हाँ किया था। जो सुनकर सी तो सैड होती है, वहीं बाकी सारे रिपोर्टर्स तो बातें बनाने लग जाते हैं। इस बीच शोनो युंजू को वहाँ से ले जाता है। वहीं सी तो फुल टल्ली हो गई थी, जिसका असर इधर शोनो को हो रहा था। तो सी को ढूंढते हुए शोनो घर पहुँचता है, जहाँ पर सी तो फुल बैकलेस ड्रेस में शोनो को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। शोनो को इससे पहले कुछ समझ में आता, सी उसे किस कर लेती है, जिससे शोनो तो फुल शॉक्ड होता है। पर अगले दिन से ही वो सी को अवॉइड करने लग जाता है, ताकि उसे एम्बेरस ना होना पड़े। वहीं सी को जब कल रात की हरकत के बारे में पता चलता है, तब उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग लगता है, जिस वजह से जब भी दोनों कोइंसिडेंटली एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो उनके लिए सीन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जो देखकर यानशिन उसे इस बारे में पूछने लगता है और उसे ये कहकर टीज भी करने लगता है कि कहीं तुम उसे सच में पसंद तो नहीं करने लगे हो। इसके सवाल से तंग आकर शोनो उसे कह देता है कि वो तो बस सी का ख्याल सिर्फ इसीलिए रख रहा है ताकि उसे चोट ना लगे और उससे मुझे दर्द ना हो। अब उसकी ये बातें सी भी सुन लेती है, जिसे सुनकर वो तो काफी ज्यादा सैड होती है, क्योंकि वो सच में शोनो को लाइक करने लगी थी। तो इसीलिए वो वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। फिर ऑफिस से रिजाइन करने का भी डिसाइड करती है, मगर शोनो उसे साफ मना कर देता है, जिस वजह से दोनों का एक दूसरे को अवॉइड करना जारी रहता है। तो उन दोनों को इस तरह देखकर यानशिन उनका पैचअप कराने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। इसीलिए वो सी को आइडिया देता है शोनो को जेलस कराने का, जिसके लिए वो दोनों उसके सामने शाओ की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। जो सब सुनकर शोनो जेलस तो होता है, पर इससे गुस्सा होकर वो भी कह देता है कि वो तो वीकेंड पे ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है। जो सुन सी को अब गुस्सा आता है, इसलिए वो यानशिन पर गुस्सा करती है। तो धीरे धीरे नए एपिसोड्स के आने के बाद से शाओ का वैरायटी शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसमें स्पेशली हमारी मास्क गर्ल यानी कि शी सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए शाओ सभी को डिनर पे बुलाता है, मगर अकड़ दिखाते हुए शोनो यहाँ पर नहीं आता। तो यानशिन शी और शाओ के साथ वाले फोटोज शोनो को भेज देता है, जो देख के शोनो तो बहुत ज्यादा जेलस और गुस्सा होता है। इसीलिए वो सी को जल्दी से घर बुलाने के लिए तरह तरह की मूवीज देखने
लग जाता है, कभी डरावनी, कभी इमोशनल, तो कभी बहुत ही फनी मूवीज जिसका रिएक्शन इधर शी पर हो रहा था। वो अचानक कभी सैड होती है, कभी हंसने लग जाती है, तो कभी काफी डर जाती है। इसीलिए वो शोनो को कॉल करके उसे डांटने लग जाती है, मगर शोनो तो उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है। तो शाओ से उसके पास सोने के लिए आता है, तो शोनो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा था, जो शाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे डांटने लग जाता है। मगर उनकी कुछ ज्यादा ही बहस बढ़ जाती है, जिस वजह से उनकी फाइट ही हो जाती है। अब शाओ शोनो को पीटने लगा था, जो देख शी शोनो को बचा लेती है, क्योंकि आखिर वो है तो शोनो की बॉडीगार्ड। लेकिन इस वजह से शाओ वहाँ से सैड होकर चला जाता है। तो इसके बाद शी शोनो की मरहम पट्टी कर देती है। जिस दौरान दोनों काफी क्लोज थे, जिस वजह से शोनो की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गई थी और वो मन ही मन काफी खुश था, जो शी फील करती है। इधर युंजू शाओ से अपने प्यार का कन्फेशन करती है, क्योंकि वो शाओ को स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी, मगर शाओ लाइक करता था शी को, जिस वजह से वो युंजू को रिजेक्ट कर देता है। मगर युंजू तो अपने प्यार का कन्फेशन सोशल मीडिया पर कर देती है, जिसमें उसने शाओ का नाम बिना लिए ही उसे रिप्लाई करने के लिए कहा था, मगर शाओ ने उसके पोस्ट पर कोई रिप्लाई नहीं किया था, जिस वजह से पब्लिक उसका मजाक उड़ा रही थी। तो इस बारे में जब शोनो को पता चला, तब उसने उसके पोस्ट के नीचे रिप्लाई कर दिया था कि वो भी उसे लाइक करता है, ताकि युंजू एम्बेरस ना फील करे और पब्लिक उसका मजाक ना बनाए। पर ये देखकर सी तो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो इसके बारे में शोनो को जाकर पूछती है, जहाँ पर शोनो उसे कहता है कि वो बाद में उसे सब कुछ समझा देगा। तो युंजू शोनो को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो शोनो पे गुस्सा करके ऐसा करने का रीजन पूछती है। तो शोनो उसे कहता है कि मैं तो बस चाहता था कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान है। ये कहकर वो उसे अपने पास वाला ब्रेसलेट दिखाता है, जो देखकर युंजू को याद आ जाता है कुछ साल पहले शी और युंजू के सामने की एक्सीडेंट हो गया था, जिस कार में शोनो और उसकी मॉम थी। तब सी ने अपना ब्रेसलेट उतारकर शोनो के हाथ में पहना दिया था और उसी ने एम्बुलेंस को भी बुलाया था, जिसके आने तक सी ने ही शोनो को हौसला देते हुए उसे जगाए रखा था। तो युंजू को भी समझने में देर नहीं लगा था कि शोनो ने उसके हाथ पर ब्रेसलेट का पेड़ देखकर समझ लिया था कि वो लड़की युंजू ही थी। पर यहाँ पर युंजू उसे सच नहीं बताती, क्योंकि वो सी से काफी ज्यादा जेलस थी, क्योंकि सारे लोग हर वक्त बस सी की ही तरफदारी करते हैं। अब अगले दिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, जहाँ जाने से पहले सी ने शोनो के खाने में बेहोशी की दवा पिलाकर उसे सुला दिया था, ताकि मैच की वजह से उसे दर्द फील ना हो। लेकिन शी उस मैच में हार जाती है, जिस वजह से वो काफी सैड थी, क्योंकि वो अपने डैड को दिखाना चाहती थी कि वो भी बॉक्सिंग बहुत अच्छा कर सकती है। तो वो दुखी होकर ही घर वापस आती है। तो उसे सैड देखकर शोनो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो लोग काफी सारी जगह घूमते हैं, जिससे सी का मूड ठीक हो जाता है और दोनों धीरे धीरे क्लोज भी आने लगे थे। तो इसी तरह शी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो आज शाओ उससे प्यार का कन्फेशन करने वाला था, जिस बारे में शोनो को पता चल गया था। तो वो जल्दी से पहुंच जाता है कॉलेज, जहाँ पर शी तो शाओ को फ्रेंड जोन कर देती है। वहीं इसी मौके पर वो शोनो से अपने प्यार का कन्फेशन भी कर देती है। शोनो भी उसे कह देता है कि भले वो इमोशन फील नहीं कर पाता हो, मगर वो समझ चुका है कि वो शी को बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो इसके बाद मस्त इन दोनों की डेटिंग लाइफ शुरू हो जाती है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान शी के मैचेस भी काफी अच्छे जाते हैं, जिस वजह से वो फिनाले तक पहुंच जाती है। मगर यही शी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है, क्योंकि वो फिनाले में मास्क पहनकर नहीं लड़ सकती, और अगर ऐसा हुआ तो शोनो को भी पता चल जाएगा कि वो भी मैड टाइगर टीम की ही मेंबर है। दूसरी ओर चेयरमैन वुडोंग अभी भी लगा हुआ था शोनो के खिलाफ प्लान बनाने में, मगर शी उसका एक भी प्लान कामयाब नहीं होने देती। अब मैच से पहले शी खुद ही शोनो को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर शोनो के रिएक्शन के बारे में सोचकर ही वो तो घबरा जाती है। मगर इससे पहले ही यानशिन ने सी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया था कि वो तो मैड टाइगर टीम के कोच मिस्टर ली की बेटी है, और अब तक उसने उन्हें धोखे में रखा था। मगर शोनो को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सी से प्यार करता है और उसे सी पर पूरा भरोसा है। तो इसके बाद साइकियाट्रिस्ट की तरफ से शी और शोनो को कॉल आता है, जहाँ पर डॉक्टर अपने डिवाइस की हेल्प से इन दोनों को नॉर्मल कर देते हैं। पर इस बार शोनो को अपने फीलिंग्स और इमोशंस वापस मिल गए थे, जिससे वो और शी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फाइनल मैच का दिन आता है, इसमें सी और युंजू आमने सामने होते हैं, जहाँ पर सी युंजू को हरा देती है और इस कंपटीशन को जीत जाती है। लेकिन चेयरमैन वुडोंग सी को किडनैप करवा लेता है और शोनो को कंपनी रिजाइन करने का धमकी देता है। मगर शोनो और फ्रेंड्स मिलकर सी को ढूंढ ही लेते हैं, जो कि एक जगह पर बेहोशी की हालत में थी। तो उसके होश में आने पर शोनो से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सी पर कोई खतरा हो। स्पेशली वो वुडोंग की वजह से ज्यादा परेशान था, जिससे सी तो काफी ज्यादा सैड थी। तो शोनो वुडोंग के खिलाफ सबूत पेश करके उसे कंपनी से ही निकलवा देता है। मगर अब भी उसे डर था कि वुडोंग बदला लेने के इरादे से कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो सी से अपनी दूरी बना लेता है। मगर यानशिन तो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए वो सी की हेल्प करता है शोनो के करीब आने में। जहाँ हर जगह वो उसके पीछे जाती है, उसके लिए हर वक्त ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच भी ले जाती है। मगर शोनो तो उसे अवॉइड ही कर रहा था। तो शी अपने डैड को सारी सच्चाई बता देती है, तो डैड भी सी को सपोर्ट करते हैं। तो सी की हेल्प करने के दौरान लिन वैन और यानशिन की भी बात बन जाती है। वहीं सी शाओ और युंजू को भी करीब लाने में हेल्प करती है और फिर से शोनो के पीछे लग जाती है। अब शाम को जब वो शोनो के पीछे पड़ी हुई थी, तो वो रास्ते में नोटिस करती है कि वुडोंग अपनी कार से शोनो को टक्कर मारने वाला था। तो वो भागकर शोनो को बचाने के लिए जाती है, जहाँ वो धक्का देकर शोनो को साइड तो कर देती है, पर इस चक्कर में खुद का एक्सीडेंट करवा लेती है। अब सी की यह हालत देखकर शोनो तो
काफी ज्यादा रोने लग जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जिस बीच डोंग को भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इधर शी कोमा में चली गई थी। तो शोनो दिन रात बैठकर शी का ध्यान रखने लग गया था। इसी बीच जो शोनो को सारी सच्चाई बता देती है उस ब्रेसलेट के बारे में कि 3 साल पहले जिसने उसे बचाया था वो भी शी ही थी। जो जानकर शोनो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और काफी गिल्टी भी फील करता है। तो इसके लिए शोनो दिन रात शी की देखभाल करने लग जाता है। कुछ दिन बाद शी को होश आ जाता है तो उठकर वो शोनो को गले लगा लेती है, मगर शी के लिए उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उसे ब्रेकअप कर लेता है। मगर शी के सच्चे प्यार और अपनी फीलिंग्स को वो ज्यादा दिन छुपा नहीं पाता, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि वो शी से कितना प्यार करता है। इसलिए वो शी के पास जाकर उसे अपने प्यार का कन्फेशन करता है और फाइनली इनका पैचअप हो जाता है। अब कहानी के अंत में हमें तीनों कपल की वेडिंग फोटोशूट दिखाई जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का भी एंड यहीं पर हो जाता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले न्यू ड्रामाज आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और रोमांटिक चाइनीज ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।